पूरा स्कूल जानता है सिर्फ मैं ही सबके सामने प्रिंसिपल से भिड़ने की हिम्मत कर सकती हूं। आमने सामने की लड़ाई कुछ नहीं होती। मैंने क्लास के हार्टथ्रोब को लात मारी। सुनहरे बालों वाले लड़के के साथ लड़ाई। मैंने कभी ग्रुप फाइट नहीं हारी। मैं दुनिया में सबसे बड़ी हूं। जब सबको लगा कि मैं हमेशा ऐसे ही चलती रहूंगी, तभी वह सुंदर लड़का आ गया। मेरी प्यारी बहन ने एक सुंदर लड़के के तौर पर मुझे पहली बार मारा, सिर्फ इसीलिए कि उस लड़के को स्कूल में बुली किया जा रहा था। उसने पूछा भी नहीं और तुरंत मान लिया कि यह मैं हूं और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल मैंने टेबल से एक फूलदान उठाया। जो किंग किंग की गाली उसके गले में अटक गई। वह डर के मारे मुझ पर चिल्लाई, जू मो, तुम क्या कर रही हो? मैंने मजाक उड़ाया, क्या तुम्हें अपनी सफेद चांदनी की चिंता नहीं है? डर है कि उसे अफवाहों से बुरा लगेगा? ठीक है, तो मैं तुम्हें शो खुद देखने दूंगी मेरी प्यारी बहन। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, मैंने अपनी शर्ट फाड़ी और बिना कुछ सोचे समझे खुद को 2 थप्पड़ मारे। मेरे गाल तुरंत सूज गए। फिर मैंने अपने नाखूनों से अपनी बांह खरोंच ली। खून की एक धार। शू किंग किंग डर गई थी। वह चिल्लाई और मुझे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक तरफ धकेल दिया। मैं मुड़ा और फूलदान उठाया। बिना कुछ सोचे मैंने उसे अपने सिर पर मार लिया। बॉडीगार्ड शू हयांग ने दरवाजा लात मारकर खोला और अंदर भागा। ठीक उसी समय उसने देखा कि मेरे माथे से खून बह रहा है। मैंने उसे इतनी जोर से मारा था कि मेरी नजर धुंधली हो गई थी, लेकिन मैंने उसे फिर भी पहचान लिया। मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं जानबूझकर टेबल के कोने पर गिर गया। शू किंग किंग डर गई और मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन लियू यानरान ने उसे हवा के झोंके की तरह एक तरफ धकेल दिया और पहले मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरी हैरान हालत में मुझे लगा कि शू हयांग ने इमरजेंसी प्लान चालू कर दिया है। कुछ ही मिनटों में पूरी शेंगडे एकेडमी को बॉडीगार्ड्स और मेडिकल स्टाफ की भारी भीड़ ने घेर लिया। मुझे उनकी बाहों में पकड़ा गया था। स्कूल की घंटी की आवाज और अनगिनत हांफने की आवाजों के बीच मुझे पता था कि पूरे स्कूल ने मेरी बुरी हालत देखी है। खुशी से भरा चेहरा, ऐसा लग रहा था जैसे जरा सा छूते ही मैं सो जाऊंगी। मैंने भीड़ से आती जाती फुसफुसाहटें सुनी। इतना बेरहम कौन हो सकता है? शूमो को क्या हुआ? हे भगवान, मैंने अभी उसे टीचर शू के ऑफिस में बुलाते हुए देखा? बिल्कुल नहीं। क्या शू किंग किंग उसकी बड़ी बहन नहीं है? हाँ, मैंने भी देखा। टीचर शू, जिसका चेहरा बर्तन के तले जितना काला था, उसे अंदर खींच लाई। कौन यकीन करेगा, मशहूर कैंपस वॉर गॉड शूमो के साथ असल में उसकी सफाई वाली ने ऐसा बर्ताव किया था। हमारी पिछली लड़ाई के साथ अब पूरे स्कूल को यकीन हो गया है कि मेरी बहन और मैं खत्म हो गए हैं। हर कोई स्वाभाविक रूप से मान लेता है, बहुत बढ़िया, यह शू किंग किंग थी जिसने मेरे साथ ऐसा किया। यह खबर पूरे स्कूल में जंगल की आग की तरह फैल गई। बाद में मैंने सुना कि मेरे पापा उसी दिन विदेश से वापस आ गए थे। जैसे ही डॉक्टर अंदर आया, उन्होंने उसकी कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखें लाल थीं और जोर से चिल्लाए, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर डर गया था। उसे बहुत पसीना आ रहा था और वह हकला रहा था। वह आखिरकार खतरे से बाहर है, लेकिन वह अभी तक उठा नहीं है। फिर मेरे पापा ने पूछा, वह कब उठेगा? सर प्लीज शांत हो जाइए, डॉक्टर ने जल्दी से कहा। अगर सब ठीक रहा तो आज रात हो जाएगा। अगर धीरे धीरे हुआ तो शायद वह कल तक नहीं उठेगा। मेरा बेटा अभी भी यहीं पड़ा है। मैं कैसे शांत हो सकता हूं? मेरे पापा की दहाड़ सुनकर हवेली में हर कोई इतना डर गया कि सांस नहीं ले पा रहा था। जहां तक मेरे पापा ने मुझे जो बॉडीगार्ड दिए थे, वे कथित तौर पर आंगन में घुटनों के बल बैठे थे। मैं इस तरह घायल हूं और वे मेरी ठीक से रक्षा करने में नाकाम रहे। उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। उन्हें पक्का मार पड़ेगी। इस बीच मेरे पापा पहले ही सेंट वर्च्यू एकेडमी में घुस चुके थे। अगर आज मुझे अपने बेटे के लिए कोई जवाब नहीं मिला, उन्होंने धमकी दी, तो यह स्कूल बस नक्शे से गायब होने का इंतजार कर रहा है। सेंट वर्च्यू एकेडमी के स्टूडेंट्स शायद पहली बार मेरे परिवार की ताकत देख रहे थे। यह सुनकर कि मेरे पिता को जानकारी मिल गई है, उन्होंने जू किंग किंग को बिना कुछ बताए लात मार दी। मेरे पिता ने उसकी तरफ इशारा किया और गरजे, तुम एक गरीब बच्चे के लिए अपने ही भाई को मारने की हिम्मत करते हो? तुम जीने से थक गए हो। मैं उस पल अपने पिता के जबरदस्त ऑरा की कल्पना कर सकता हूं। पूरे कमरे में टेम्परेचर जमने तक गिर गया था। दबाव वाला माहौल दम घोंटने वाला था। वह जो चाहे कर सकते थे, यही उनका काम था। वह गालियां देते रहे, तुम्हारी दखलंदाजी कब से हो गई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम इस भाई को नहीं मानते, लेकिन तुम बाहर वालों के साथ मिलकर उसे धमकाने की हिम्मत करते हो। मैंने तुम्हें विदेश इसलिए भेजा ताकि तुम वापस आकर मेरे प्यारे बेटे को धमका सको। क्या तुमने पिछली बार जो मैंने कहा था उसे नजरअंदाज किया, या तुम्हारे कानों में गधे के बाल थे?
क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझ सकते? जो किंग को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह एक भी शब्द नहीं बोल पाई। जब तक मेरे पिता का असिस्टेंट यह कहकर अंदर नहीं आया कि मैं जाग रहा हूं, मेरे पिता ने उसे ठंडी नजर से देखा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, उसने कहा, तो तुम भी उसके साथ दफन हो जाओगे। बाहर का तूफान थम गया था, लेकिन मेरे कमरे में झगड़ा अभी शुरू ही हुआ था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, शेनसी और लियू यानरान पहले से ही मेरे बिस्तर के पास थे। शेनसी ने मेरे पिता को देखा और तुरंत उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। अंकल डू। लेकिन मेरे पिता ने सिर्फ एक बनावटी मुस्कान दी और एक छोटी सी हम्म कहा। उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। फिर वह लियू यानरान की तरफ मुड़े, जो मुझे पानी दे रही थी। अच्छा बच्चा, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। मेरे पापा ने लियू यानरान से पानी का कप लिया। उनकी आंखों में साफ दिल का दर्द था। क्या ज्याओ मो को कोई और बात परेशान कर रही है? मैंने पूछा। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूं। मैं हेडबोर्ड से टिक गई, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। साफ था कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती थी। शेनसी ने अजीब माहौल को भांपते हुए होशियारी से लियू यानरान को कमरे से बाहर खींच लिया। मेरे पापा फिर से आए और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? उन्होंने मेरा सिर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने अचानक कंबल अपने ऊपर खींच लिया, उनकी तरफ पीठ कर ली और चुप रही। यह देखकर मेरे पापा बस इतना ही कह पाए, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। आंटी और जू हयांग दरवाजे के बाहर हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उन्हें कभी भी फोन कर लेना। मेरे पापा ने मेरी मजबूत पीठ देखकर गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अफसोस और दिल का दर्द था। जब कमरा पूरी तरह शांत हो गया, तभी मैंने अपनी आंखें खोली, अपने धड़कते माथे को छुआ। डर की एक लहर मुझ पर छा गई। इस बार मैं बहुत आगे निकल गया था। मैं लगभग मर ही गया था। उस दिन से मेरे पापा एक अलग इंसान की तरह हो गए। अगले 2 दिनों तक जब भी उन्हें फुर्सत मिलती, वे मुझसे मिलने दौड़े चले आते, लेकिन मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। जब तक मैं ठीक नहीं हो गया और डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हूं, तब तक उन्होंने हिचकिचाते हुए चेहरे से कहा, कंपनी में एक अर्जेंट काम है, मुझे आज जाना है। मैंने उनकी बात सुनी। किंग को मैंने पहले ही कड़ी सजा दी है। वह तुमसे माफी मांगने आएगा। आगे से अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ तो इसे अपने तक मत रखना, तुम्हें पापा को बताना होगा। मैंने आखिरकार अपनी पलकें उठाई, उन्हें कुछ रिएक्शन दिया। उन्होंने तुरंत मौका पकड़ा। इस बार पापा गलत थे। तुम्हें अपनी बहन पसंद नहीं है, पापा तुम्हें फिर कभी मजबूर नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा, अगर कुछ हुआ तो बस पापा को फोन कर देना। समझ रहे हो? उस पल वह एक आम पिता की तरह थे। उनकी आंखों में बिना छुपी चिंता और प्यार भरा था। उनका गिल्ट लगभग बह रहा था। वे मुझसे माफी मांगने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिर में मैंने धीरे से सिर हिलाया। इस छोटे से इशारे से मेरे पापा की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। मेरे अच्छे बेटे! मैंने अपनी आंखें नीची कर लीं। उन्हें बिना हिले मुझे पकड़ने दिया। चुपचाप इस अजीब और अनजान पिता के प्यार को महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने मेरा आखिरी पूरा चेकअप किया, यह कंफर्म करते हुए कि मुझे एक भी निशान नहीं है। आखिरकार सबने राहत की सांस ली। मेरी नजर भीड़ में से निकलकर ठीक मेरी सीट पर टिक गई। लॉन्ग योटियन नाम का वो आदमी वहां बैठा था, पैंग गुआंग के साथ मजे से बातें कर रहा था। मैंने देखा कि पैंग गुआंग अभी भी मेरा सामान ढूंढ रहा था। बिना कुछ कहे मैं वहां गया। मुझे देखकर पैंग गुआंग डर के मारे पीला पड़ गया। वह घबराकर अपना सामान वापस रख रहा था। उसका एक्सप्रेशन रोने से भी बुरा था, लेकिन लॉन्ग योटियन ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह अब भी मुस्कुरा रहा था और लियू यानरान की चापलूसी कर रहा था। उसे किसी भी हद की परवाह नहीं थी। जब तक लियू यानरान ने मेरी तरफ नहीं देखा, तब तक उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने मुझे अभी अभी देखा हो। उसकी आंखें चमक रही थीं। ओह जुमो, तुम आखिरकार वापस आ गए। जुमो, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, उसने आगे कहा। लियू यानरान पढ़ाई में अच्छी है। सब कहते हैं कि तुम्हें भी पढ़ाई पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सीट बदलना चाहता हूं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? मैंने उसके पीछे लियू यानरान को ठंडी नजर से देखा। लियू यानरान तुरंत घबरा गई। घबराहट में उसके शब्द निकल गए। मैंने नहीं कहा था कि मैं सीट बदलना चाहती हूं। लॉन्ग योटियन ने फिर भी ऐसा दिखाया जैसे कोई नुकसान न पहुंचा हो। मुझे खींचने के लिए आगे बढ़ा। मैं एक कदम पीछे हट गया। उसका हाथ बचाते हुए मेरी आंखें इतनी ठंडी थीं कि उनसे बर्फ टपक रही थी। मेरा अंदर का घमंड गायब हो गया। अब मैं दिखावा करने की जहमत नहीं उठा रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ एक ही टेबल पर बैठने के लायक हो? तुम खुद को क्या समझते हो? लॉन्ग योटियन के चेहरे पर मुस्कान जम गई। फिर उसने बेचारा सा चेहरा बनाया और बेबसी दिखाते हुए अपने होंठ काट लिए। अफसोस, सब कहते हैं
कि तुम बहुत गुस्सैल हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। मैं सच में बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नाराज कर दिया। उसने माफी मांगी, लेकिन उसकी आंखें चुपके से मुझे देख रही थीं, मेरा रिएक्शन देख रही थीं। उसने सावधानी से पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? वह बस गुस्से में आता रहा, यह जानते हुए कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जिससे पंगा लिया जा सके। क्या यह उकसाने वाली बात नहीं थी? मैंने उसे ध्यान से देखा। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे वह कमजोर हो। लॉन्ग योटियन ने जल्दी से समझाया, नहीं, मैं बस मेहनत से पढ़ाई करना चाहता हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत बेचारा लग रहा था। मैंने मजाक उड़ाया, अगर तुम्हें पढ़ना है तो ट्यूटर क्यों नहीं रख लेते? शेंगड एकेडमी में आने वाला एक बेचारा। कौन सी किताब? क्या तुम ट्यूशन का खर्च भी उठा सकते हो? जैसे ही मैंने यह कहा, आसपास के सभी लोग जोर से हंस पड़े। गरीबों से प्यार करना और अमीरों की कद्र करना हमेशा से अच्छे लोगों का रिवाज रहा है। यह देखकर कि मैं हमला करने वाला हूं, मेरा अंडरलिंग जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, यहां से निकल जाओ अपना कबाड़ लेकर। लॉन्ग योटियन ने मुझे घूरा। उसके हाथ टेबल के नीचे मुट्ठियां बनी हुई थीं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला हो। तभी दो बिन बुलाए मेहमान अचानक घुस आए। डू लेसी और जिलेटिंग कहीं से अचानक आ गए। डू लेसी ने यह नजारा देखा, उसकी भौहें तन गईं और वह मुझ पर चिल्लाई, क्या तुम्हारा काम हो गया? अब तुम हर किसी को धमका रहे हो। लॉन्ग योटियन तुरंत दौड़कर आया और शांत रहने का नाटक किया। ज़ियाओ कि तुम ऐसा मत करो। उसका यही असली इरादा था। मैं बस तुम्हारे और करीब आना चाहती थी। डू लेसी ने मुझे ध्यान से देखा। उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई, जैसे उसे कुछ सूझा हो। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं करने दोगे तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इतना बदतमीज होने की जरूरत नहीं है। मैंने सच में सिर हिलाया। तुम सही हो? ठीक है, तो चलो कुछ बुरा नहीं कहते, चलो बस कुछ बुरा करते हैं। मैंने लॉन्ग आउटियन की तरफ देखा और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। एक तेज आवाज गूंजी। लॉन्ग आउटियन के चेहरे पर यकीन नहीं हुआ। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में उस पर हाथ रखूंगी। डू लेसी भी हैरान रह गया। तुम क्या करना चाहते हो? वह आगे बढ़ने ही वाला था कि लियू यानरान उसके सामने आ गई। उसकी आंखें ठंडी सी उस पर टिकी थीं। दोनों उनके औरा तुरंत टकरा गए। लियू यानरान का फिगर और प्रेजेंस साफ तौर पर डू लेसी पर भारी पड़ रहा था। जब से मेरे पापा उसे लोगों की नजरों में लाए हैं, उसे इंडस्ट्री में कुछ पहचान मिली है। यह सबको साफ है कि मेरे पापा उसे महत्व देते हैं। यह सब खास तौर पर इन टॉप टियर सेकंड जनरेशन के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इस शनिवार की दावत इस बार लियू यानरान की जगह पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन शेंगड़े ने भी खुद को मजबूती से जमा लिया है। ये अमीर बच्चे सभी चालाक हैं। सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही दोस्त बनने के लायक हैं। डू लेसी के छोटे व्यवहार से उसकी छुट्टियों में पहले ही परेशानी हो चुकी थी, इसीलिए वह बस अपना गुस्सा पी सकता था। मेरे थप्पड़ मारने के बाद क्लास के क्लासमेट्स एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। वे तुरंत समझ गए, ये शेंग आखिरकार ये अभी भी मुझे ही तय करना है। लॉन्ग योटियन के रिसोर्स इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। मेरी ठंडी नजर पैंग गुआंग पर पड़ी। पैंग गुआंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तुम्हें कल नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह जोर से घुटनों के बल बैठ गया। मेरी पैंट पकड़ने की कोशिश कर रहा था। भाई नुओ, तुमने गलत समझा, मैं तुम्हारा ही हूं। जैसे ही मैं शांति के इस पल का मजा ले रहा था, हमारे होमरूम टीचर ली फेंक ने दरवाजा खोला। यह नजारा देखकर उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वह दहाड़े, पैंग गुआंग, अपनी सीट पर वापस जाओ। यह तमाशा आखिरकार खत्म हुआ, लेकिन घंटी गलत समय पर बजी। क्लास के दौरान मैंने अपनी ठुड्डी हाथ पर रखी, टेक्स्ट बुक को घूर रहा था। मेरे चेहरे पर बेसब्री दिख रही थी, एक आलसी आदमी का आम लुक। मैं दोपहर में कैफेटेरिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं क्लासरूम से बाहर निकला, जी लिटिंग ने मुझे रोक लिया। चलो बात करते हैं, उन्होंने कहा। मैं हंसा। आजकल कोई भी आकर मुझसे बात कर सकता है, उन्होंने साफ साफ कहा। लॉन्ग योटियन तुमसे बहुत नफरत करता होगा क्योंकि तुमने उसे जो थप्पड़ मारा था। मैं भी उसे पसंद नहीं करता। हम टीम बना सकते हैं। उनके बहुत ही बेवकूफी भरे एक्सप्रेशन को देखकर मैं लगभग हंस ही पड़ा। क्या यह बेवकूफी फैलने वाली है? उसने आगे कहा। जब तुम दूर थीं तो उसने बहुत सारी चालें चली हैं और तुमने वह सब बर्दाश्त किया। मेरा मजाक उड़ाता हुआ चेहरा देखकर जी लिटिंग अपनी आवाज ऊंची किए बिना नहीं रह सका। क्या एक औरत ही तुम्हारी जिंदगी है, या तुम एक औरत के बिना नहीं रह सकते? अगर तुम बीमार हो तो इलाज करवाओ, मुझे इन्फेक्ट मत करो। मैं बेवकूफी से हंसा। लियू यानरान, जिसने सब कुछ साफ साफ सुन लिया था, जोर से हंसा। जी लिटिंग ने मेरी तरफ कंधे उचकाए। उसकी आवाज मजाक उड़ाने वाली थी। अब सीधे तौर पर शामिल व्यक्ति ने सुन लिया था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे पसंद नहीं करती?
उसने फिर से लियू यानरान की तरफ देखा। उसकी आंखें मानो कह रही थीं, देखा, यह उसका असली चेहरा है। हाँ, मैंने बेपरवाही से सिर हिलाया और कैफेटेरिया की तरफ चलने लगा। लियू यानरान तेजी से आगे बढ़ा। जी लिटिंग को गुस्से से घूर रहा था। जी लिटिंग ने मेरी पीठ की तरफ देखा, घूमा और लियू यानरान पर चिल्लाया, वह तुम्हें पसंद नहीं करता, वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अब तुम्हें यह समझ जाना चाहिए, है ना? वो आदमी क्यों आखिर वो किस लिए रुका है? मुझे इस मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बिना पीछे देखे कैफेटेरिया में चला गया। मैं बैठ गया और गुस्से में अपनी प्लेट में रखे खाने को चॉपस्टिक से छूने लगा। वो बहुत गंदा लग रहा था। मैंने प्लेट को दूर धकेला और सीधे लियू यानरान के सामने कर दिया। ये लो, मैंने कहा, फिर खड़ा हो गया और कन्वीनियंस स्टोर से कुछ ब्रेड खरीदने का सोचा। कैंपस के रास्तों पर ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए मैंने एक शॉर्टकट लिया। लेकिन जैसे ही मैं सिंगल डॉर्मेट्री बिल्डिंग से गुजरा, आसमान से बर्फ के पानी की एक बाल्टी गिरी, जिससे मैं पूरी तरह भीग गया। मेरा गुस्सा भड़क गया। मैंने ऊपर देखा तो वो आज सुबह वाला वही सुंदर लड़का था, लॉन्ग योटियन। उसके चेहरे पर अब मासूमियत का कोई निशान नहीं था। वो घमंडी, चिढ़ाने वाली मुस्कान से भरा था। मैं हॉस्टल की बिल्डिंग में घुसा, अपनी भीगी हुई स्कूल यूनिफॉर्म फाड़ी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिससे मेरा स्कूल बैज उतर गया। लिफ्ट का बटन दबाते ही मेरे अंदर जानलेवा इरादे आ गए। मेरे आसपास के स्टूडेंट्स इतने डरे हुए थे कि आवाज भी नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन दो लापरवाह लोगों ने मेरी स्कूल यूनिफॉर्म और बैज उठाने में मेरी मदद की और मेरे साथ लिफ्ट में घुसने की हिम्मत भी की। यह नजारा देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, मैं सोच रहा था कि उन्हें कैसे ढूंढूं। तभी उस लड़के लॉन्ग एओटियन ने दरवाजा रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे घेर लिया हो। उसे यकीन था कि मैं उसके लॉन्ग परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करूंगा। बुरी बात यह थी कि वह मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा था। जूमो, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, मैंने उसे जोर से लात मारी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मैंने उसके बाल पकड़े और उसे दीवार से टकरा दिया। तुम्हारी हिम्मत है मुझे मारने की? जूमो, तुम मर गए। इस लड़के ने फिर भी जवाब देने की हिम्मत की। मैंने अचानक प्रेशर बढ़ा दिया और उसे बेहोश कर दिया। उसे जमीन पर गिरा हुआ, माथे से खून बहता देखकर मैंने उसे एक लात मारी। वह बिना हिले डुले मरे हुए आदमी की तरह था। मैंने जोर से सांस ली। मेरी आवाज ठंडी हो गई थी। शेंगड़े में सबसे बेवकूफ इंसान मेरा विरोध करता है। लॉन्ग योटियन से निपटने के बाद मैं अचानक अपने बगल में डरे हुए पैंग गुआंग की ओर मुड़ा और जबरदस्ती मुस्कुराया। तुम सहमत हो, है ना पैंग गुआंग? ये बात अभी से स्कूल में चर्चा का विषय बन गई है। लॉन्ग योटियन की मां स्कूल में तेजी से घुसी और हमारे होमरूम टीचर ली फेंग ने तुरंत फोन करके मुझे वहां आने को कहा। और सच में मास्टर जेंग यहां है। मैंने अपनी बाहें क्रॉस की और आराम से लाउंज में चला गया। लॉन्ग योटियन की मां वहां बैठी थीं। बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड उनके पीछे खड़े थे। मैंने उन्हें देखा, बिना डरे उनके पास गया, कॉफी टेबल को लात मारी, सोफे पर पीछे झुक गया और उन्हें चुनौती भरी नजरों से देखा। जैसे ही उसका बॉडीगार्ड आगे बढ़ने वाला था, शू हयांग उससे टकरा गया। हवा तुरंत जम गई, दवा की गंध से भर गई। प्रिंसिपल, जो किनारे से देख रहे थे, उनके सिर में झुनझुनी हो रही थी। शायद उन्हें याद था कि मैंने कुछ देर पहले ही उनका ऑफिस खराब कर दिया था और आज मैं एक और शुरू करने वाली थी। उन्होंने जल्दी से लड़ाई रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन मदर ने मुझे बुरी तरह घूरा। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, बेहोश है। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम बीच में खड़ी रहोगी? प्रिंसिपल जो, मेरा बेटा बहुत अच्छा बिहेव करता है। कुछ लोगों के मुकाबले तुम अच्छी तरह जानती हो कि कौन ज्यादा बुली है। उसने प्रिंसिपल को धमकाने के लिए अपने पति का भी जिक्र किया। मैं अचानक हंस पड़ी, लेकिन फिर अगले ही पल मैंने चाय का एक गर्म कप उठाया, अपना हाथ उठाया ने और उसके चेहरे पर छींटे मार दिए और फिर चाय का कप भी टूट गया। फिर मैंने पूरी टेबल पलट दी। प्रिंसिपल डर गए थे। पिछली बार ऑफिस में लोहे की रॉड घसीटने की मेरी परछाई अभी तक धुंधली नहीं हुई थी। शायद वह मन ही मन गाली दे रहे थे। जैसा बाप वैसा बेटा, कमीने! औरत चिल्लाई, अपना चेहरा ढक लिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मैं आगे बढ़ा और उसे 2 थप्पड़ मारे। इससे पहले कि दूसरे बॉडीगार्ड कुछ कर पाते, जू हयांग ने एक्शन ले लिया था और तुरंत उन सबको नीचे गिरा दिया। तुम्हें पता है, ये वही एलीट गोल्डन ट्रायंगल गार्ड थे जिन्हें मेरे पापा ने मुझे सौंपा था। ब्रेक रूम में सिर्फ औरत की चीखें ही रह गईं। प्रिंसिपल ने यह देखकर कि मैंने उन्हें काफी पीटा है, कांपते हुए आगे बढ़े और सीरियस होने का नाटक किया। अच्छे लड़के, चलो रुकते हैं।
अच्छे लड़के, तुम्हारे पापा चिंता करेंगे। मैंने प्रिंसिपल की तरफ देखा। मेरी आंखों में गुस्सा था। मुझे गाली देने की हिम्मत? मैं तुम्हें चीर डालूंगा। बकवास, मालकिन होना गर्व की बात है। जो औरत कुछ देर पहले इतनी खूबसूरत लग रही थी, अब उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा सूझा हुआ है और वह भूत जैसी लग रही है। मैं तो सोचते हुए उसे उस हॉस्पिटल भी ले गया जहां लॉन्ग योटियन काम करती है और कहा, अगर उसके पापा आए भी तो मैं उन्हें पीटूंगी। पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। ऑफिस वापस आकर ली फेंक ने अपना मुंह खोला, लेकिन बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मैंने उसे गाली दी, तुम पागल हो, और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन दरवाजे पर लियू रुयान ने मुझे पकड़ लिया। क्या तुम इतनी जलन करना बंद कर सकती हो? मेरे परिवार ने बस मुझसे उसका ख्याल रखने के लिए कहा है, हमारे बीच कुछ नहीं है। मैंने अचानक उसे झटक दिया। मेरे ऊपर डर की एक लहर दौड़ गई। क्या उसे सच में लगता था कि मैं उसकी वजह से जल रही हूं? तुम भी पागल हो, मुझे इससे क्या लेना देना? मैंने नफरत से कहा। मैं इस बुरी किस्मत से डरकर क्लासरूम में वापस भागी। फिर मैंने तुरंत अपनी डेस्क एक कोने में रख दी और अकेले बैठ गई। लियू रुयान वापस आई, खाली सीट देखी और मेरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। दूसरी तरफ लियू यानरान भी खड़ी हो गई। उसकी नजर मुझ पर टिकी थी। क्लासरूम का माहौल बहुत डरावना हो गया था। उसकी पक्की नजर हम चारों पर घूम रही थी। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम पागल क्या कर रहे हैं। स्कूल के बाद मुझे लगा कि लियू यानरान चुपचाप मेरे पीछे आ रही है। लियू रुयान से दूर रहो, तुमने सीट क्यों बदली? मुझे सच में शक था कि उसे वहम है, वहम कि मैं उसे पसंद करता हूं। मैं चुप रह गया, लेकिन यह सुनकर लियू यानरान की आंखें गहरी और काली हो गईं, जैसे कोई साजिश रच रही हो। क्या हुआ? मुझे मारने का प्लान बना रही हो? मैंने यूं ही पूछा। लियू यानरान ने अपना सिर हिलाया और धीरे से 3 शब्द कहे, शी लेटिंग को मार डालो। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें मजे से सिकुड़ गईं। सच में? जब तुम उसे मारो तो मुझे वीडियो पर कॉल करना, ताकि मैं देख सकूं कि तुम खुश हो और तुम्हें इनाम दूं। मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मैंने लियू यानरान की आंखों में सीरियसनेस को नजरअंदाज कर दिया। उस रात लियू यानरान ने सच में मुझे वीडियो कॉल किया था। वीडियो में उसका खूबसूरत चेहरा खून से सना हुआ था। तुम कहां हो? मैं तुम्हें पर्सनली देखना चाहता हूं। मैं अचानक उठ बैठा, ये सोचते हुए वह सच में जी लिटिंग को मारने गई थी। मैं टूटी फूटी स्टील मिल की तरफ भागा। न सिर्फ जी लिटिंग, बल्कि लियू रुयान को भी एक बोरे में भरकर एक कोने में फेंक दिया गया था। लियू यानरान मुझे ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और उम्मीद थी, जैसे मेरे इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रही हो। लेकिन मैंने ठंडेपन से कहा, उन्हें मारने के बाद मुझे क्या करना है? तुम्हारे साथ खेलना है। जब मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम चिल्लाओगे नहीं, जब मैं तुम्हें गाली दूंगा तो तुम जवाब नहीं दोगे। क्या तुम्हारे साथ रहना मजेदार है? लियू यानरान की आंखें तुरंत धुंधली हो गईं और उसने अपनी नजरें नीची कर लीं। वापस जाओ। मैं कार में बैठ गया। लियू यानरान वहीं खड़ी थी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। तुम इसे तब तक नहीं छोड़ोगी जब तक आज कोई मर न जाए। बस इतना ही। अंदर आओ। मेरे कहने पर लियू यानरान बिना मन के कार में बैठ गई। विला के एंट्रेंस पर लियू यानरान बाहर निकली, 2 डिजिट डिस्ट्रिक्ट लौटने का इरादा रखते हुए। क्या मैंने कहा था कि तुम वापस जा सकती हो? फिर मैंने लियू यानरान के चेहरे पर खून के धब्बे देखे और उसे सिर से पैर तक देखा। गंदगी से सनी हुई। मैंने मुंह बनाया, उसे बाथरूम में खींच लिया और दरवाजे से टिका दिया और कहा, नहा लो और साफ ही आओ, हो जाओ। लियू यानरान अजीब तरह से हिली। उसका चेहरा निराशा और शिकायत से भरा हुआ था। उसने अपने कपड़े उतारे और खुद को धोया। मेरे लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। लियू यानरान ने झिझकते हुए अपने कपड़े उतारे, मेरी तरफ पीठ की और शावर चालू कर दिया। लेकिन मैंने उसकी पीठ पर घने अलग अलग निशान देखे। मैं उन्हें डर के मारे घूर रहा था। तभी अचानक बाथरूम का अलार्म बजा, जिससे मैं स्तब्ध रह गया। लियू यानरान के साथ कुछ गड़बड़ थी। मैं आगे बढ़ा, लियू यानरान की लाल आंखों से मिला और उसका हाथ मेरी गर्दन पकड़ने ही वाला था। थप्पड़! मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तुम जिलेटिंग को नहीं मार सकती तो मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। उस थप्पड़ ने लियू यानरान को उसकी हैरानी से बाहर निकाला। मैंने शावर बंद किया, उसका हाथ झटक दिया और कहा, अगली बार। इस बार मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं मुड़ा और चला गया। जल्द ही लियू यानरान अपने लाउंज वियर पहनकर बाहर आई। मैं लिविंग रूम में बैठा था। हम दोनों ने एक जैसे लाउंज वियर पहने हुए थे और हमारे बीच एक अजीब सी गर्मजोशी थी। गाली दे रहे हो? लियू यानरान ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। मैं उसकी तरफ मुड़ा और पूछा, डाइनिंग टेबल पर। मैंने उसे मुंह खोले देखा और अचानक कहा,
तुम इतनी खुशामद क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा भला करने वाला हूं और तुम सच में मेरी बात सुनती हो? लियू यानरान ने सिर हिलाया। मैं बहुत बुरी हूं। अगर मैं तुमसे किसी को मारने के लिए कहती तो तुम भी मार देती। बिल्कुल नहीं, वे इसी लायक थे। ये अजीब दुनियादारी। मैंने सोचा, क्या तुम मेरे लिए मर जाओगी? मुझे लगा कि वह हिचकिचाएगी, लेकिन लियू यानरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और जवाब भी दिया, हाँ। क्यों? मेरे साथ कभी कोई इतना अच्छा नहीं रहा, सिर्फ तुम। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मैंने ऐसा क्या किया था कि वह इतनी वफादार हो गई? मैंने उससे पूछा कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए। शनिवार को उसकी दावत के बारे में सोचकर मैंने सोचा कि मैं उसके लिए तब एक गिफ्ट तैयार करूंगी। लियू यानरान ने ठंडेपन से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा, हाथ बढ़ाकर उसके कान के निचले हिस्से को दबाया। मेरी हथेली उसके चेहरे से सट गई। मैंने उसके माथे पर बिखरे बालों को हटाया और लियू यानरान के माथे पर एक हल्का सा किस किया। मैं नीचे झुका और फिर लियू यानरान इस पल भर के टच से पूरी तरह उत्तेजित हो गया। उसने ऊपर देखा और मेरी नजरों से मिला। मैं मुस्कुराया, अपना हाथ हटा लिया और मुझे अजीब तरह से बेहतर महसूस हुआ। यह पिल्ला बात मानने वाला था और उसे देखना आसान था। एक लेना एक अच्छा आइडिया लगा। अगले दिन स्कूल में लॉन्ग योटियन, जिसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी, वापस आ गया था। उसने मुझे देखा, जो अब दूसरी सीट पर था, और नाक सिकोड़ कर बोला, यह मानते हुए कि यह उसके पिता का काम है। मैंने हार मान ली। इसलिए उसने घमंड से अपना सामान लियू यानरान के पास रख दिया। लेकिन अगले ही पल लियू यानरान अचानक खड़ा हो गया, चुपचाप किसी और के पास गया और बैठ गया। लॉन्ग योटियन का चेहरा तुरंत जम गया। जब क्लास खत्म हुई तो जी लिटिंग होमवर्क लेने आया। मैं शर्मिंदा दिख रहा था। अपनी खाली नोटबुक पर नजर डाली और फिर उसे सीधे अपने सामने वाले स्पेशल स्टूडेंट की डेस्क पर फेंक दिया। मैंने लिखना शुरू किया। स्पेशल स्टूडेंट डर गया। उसने अपना पेन उठाया और गुस्से में लिखना शुरू कर दिया। जी लिटिंग बोलने ही वाला था कि मैंने उस पर एक काला कार्ड फेंक दिया। टेबल पर 5 लाख, पासवर्ड के आखिरी 6 डिजिट, लिखना खत्म किया और उसे जमा कर दिया। यह कहकर मैं बिना पीछे देखे क्लासरूम से बाहर चला गया। फिर मैंने आर्ट स्टूडियो का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। यह मेरी प्राइवेट जगह थी। एक तरफ एक बिखरा हुआ आर्ट कॉर्नर था, पेंट और ब्रश हर जगह बिखरे हुए थे। दूसरी तरफ एक साफ सुथरा लाउंज था जिसमें सोफा और झूला भी था। मैं कल रात ठीक से सोया नहीं था, इसलिए मैं सोने आया था। कंबल ओढ़कर मैं रॉकिंग चेयर पर लेटा था। धूप मेरे शरीर पर पड़ रही थी और मैं आराम के अपने प्राइवेट पलों का मजा ले रहा था। इस बीच क्लासरूम में लॉन्ग आउटियन, जिसे मेरी माफी नहीं मिली थी, का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वह टीचर ली फेंक के ऑफिस में घुस गया। टीचर ली, मैं लियू रोयान के साथ बैठना चाहता हूं। ली फेंक ने ऊपर देखा और धीरे से मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, आप सीट बदलना चाहते हैं? आप जी लिटिंग से इस बारे में बात कर सकते हैं। लॉन्ग आउटियन तुरंत भड़क गया और टेबल पर मुक्का मारा। मैं तुम्हें यह करने के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने 3 साल से गांव में पढ़ाई की है। जुमो को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलना चाहिए? तुम मुझे नीची नजर से देखते हो। ली फेंक फिर भी मुस्कुराया। जुमो इस तरह की छोटी मोटी बातें लेकर मेरे पास कभी नहीं आता। वह हमेशा असली वजह ढूंढता है और उसे खुद ही सुलझा लेता है। लॉन्ग योटियन ने अपना आखिरी अल्टीमेटम दिया। तुम बस एक मामूली टीचर हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं अपने डैड को बता दूं तो तुम शेंगगे में रह सकते हो? ली फेंक शब्दों को बर्बाद करने में बहुत आलसी था और उसने सीधे किसी को जी लिटिंग को बुलाने को कहा। उन्हें खुद ही इसे सुलझाने दो। लॉन्ग योटियन घमंड से जी लिटिंग के पास गया। अब अपना सामान दूसरी सीट पर रख लो। मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूं। मुझे क्यों बैठना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा परिवार अमीर है? लॉन्ग योटियन हंसा। हाँ, और रोयान और मैं साथ साथ बड़े हुए हैं, बचपन के दोस्त। तुम्हें उसके साथ बैठने का क्या हक है? अचानक जी लिटिंग भी हंस पड़ी, लेकिन उसने शुरू से ही मेरे साथ बैठना चुना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई इतनी खराब है, क्या तुम उसे ट्यूशन पढ़ा सकते हो? अभी जाकर उससे पूछो कि क्या वह तुम्हारे साथ बैठना चाहेगा। लॉन्ग योटियन का चेहरा लाल हो गया और वह मुड़ गया। लियू रोयान उसके साथ सिर्फ एक छोटे भाई जैसा बर्ताव करता था। यही उसकी कमजोरी थी। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और गुस्से में बाहर निकल गया। ली फेंक ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। लॉन्ग परिवार का यह युवा मास्टर लड़ाई में सच में कमजोर है। वह जू मो को लड़ाई में नहीं हरा सकता और वह जी लिटिंग से बहस में नहीं जीत सकता। लॉन्ग एओटियन रोते हुए क्लासरूम में लौटा और अपनी डेस्क पर गिर पड़ा। जी शांग! लियू रोयान तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ? क्या जू मो ने तुम्हें फिर से परेशान किया?
लॉन्ग योटियन ने अपना आंसुओं से भरा चेहरा उठाया। बिना कुछ बोले या मना किए आंसू रोके। उसके दयनीय रूप ने तुरंत लियू रुयान के बचाव करने की आदत को जगा दिया। मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूं। जुमो हमेशा मुझे बुली करता है। जी लिटिंग ने अभी मेरा मजाक उड़ाया है। लियू रुयान ने मुंह बनाया। समझाने ही वाली थी कि लॉन्ग योटियन के आंसू फिर से गिरने लगे। टीचर ली ने सब सुन लिया। तुम जाकर उनसे पूछ सकते हो। टीचर का नाम लेते ही लियू रुयान हिचकिचाई, लेकिन जैसे ही वह लॉन्ग योटियन को दिलासा दे रही थी, जी लिटिंग, जो अभी अभी अंदर आया था, ने यह नजारा देखा, तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मुड़ा और चला गया। मैं दोपहर की एक्टिविटी क्लास के दौरान आर्ट स्टूडियो में अच्छी नींद लेने के बाद ही आया हूं, लियू रुयान ने कांपती आवाज में कहा। उसकी नजर तुरंत मुझ पर टिक गई, यानी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम उसे रोज क्यों घूर रही हो? उसे औरतों के लिए कोई फीलिंग नहीं है। हालांकि लियू यानरान ने पहली बार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम दोनों का अलग होना तय है, उसने भावशून्य स्वर में कहा। उसने मुझे किस किया? यानी चुप रह गई। वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें किस करना बस तुम्हें थोड़ी मिठास देने के लिए है, ताकि तुम उससे प्यार करने लगो, तुम्हें अपना टूल बना सको। लियू यानरान ने जवाब दिया। वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल करता है, तुम्हारा नहीं। यानी का गुस्सा शांत हो गया। तुम इसी लायक हो। तुम कभी ना कभी जुमो के हाथों मरोगे। तभी एक चीख सुनाई दी। पता चला कि जी लिटिंग प्रॉप्स ले जाते समय गलती से लॉन्ग आउटियन से टकरा गया था। बिना कुछ कहे लियू यानरान ने लॉन्ग आउटियन को उठाया और इन्फर्मरी की तरफ भागा। जी लिटिंग ने उनकी पीठ देखी। इतना गुस्सा था कि उसने दीवार पर मुक्का मार दिया। उसके तुरंत बाद वह उनके पीछे पीछे चला गया, यहां तक कि गुजरते हुए कुत्ते भी उसे देखने के लिए रुक गए। यह मेलोड्रामेटिक सीन कुछ ऐसा था जिसे मैं, जो एक्साइटमेंट का शौकीन हूं, मिस नहीं करूंगा। मैंने तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ा दी, यहां तक कि उनसे पहले इन्फर्मरी पहुंच गया। मुझे देखते ही स्कूल के डॉक्टर का चेहरा उतर गया। जुमो, इस बार क्या हुआ? मैंने पूछा, एक कुर्सी उनकी डेस्क तक खींचते हुए। मेरी आंखों में चमक थी। शो देख रहा हूं, बूढ़े आदमी ने कहा। उठो, मुझे बैठने दो। स्कूल के डॉक्टर ने इस बागी छोटे तानाशाह को देखकर आखिरकार अपनी सीट छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने बस वह कुर्सी खींची जिस पर वह अभी बैठे थे। अपनी कुर्सी ली, अपने पैर क्रॉस किए, अपनी बाहें अपनी छाती पर रखीं और शो देखने के लिए अपनी चुनी हुई जगह पर बैठ गई। तभी लियू रुयान दौड़कर आई। लॉन्ग आउटियन को गोद में लिए उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। स्कूल का डॉक्टर दौड़कर आया और देखा कि लॉन्ग योटियन की पिंडली पर खून की बस कुछ बूंदें थीं। घाव इतना छोटा था कि लगभग ठीक हो गया था, लेकिन वह लियू रुयान की कमर से कसकर चिपका हुआ था। फूट फूट कर रो रहा था। उसे अपनी कमर छूने या अपना चेहरा चूमने नहीं दे रहा था। उसे चोट मत पहुंचाओ, लियू रुयान ने स्कूल के डॉक्टर पर चिल्लाते हुए लॉन्ग योटियन का सिर धीरे से सहलाया। यह देखकर मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैंने अपनी उंगलियां काट लीं। तभी जी लिटिंग अंदर आया। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। यह सीन देखकर हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे लॉन्ग योटियन की आंखों में एक घमंडी चमक आ गई। उसने न सिर्फ उसे और कसकर गले लगाया, बल्कि उसे एक भड़काऊ नजर से भी देखा। उसकी आंखों में वह नजर देखकर जी लिटिंग का सीना जोर से धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराया और पास आया। उसकी आंखों में गिल्ट था। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से उसे चोट पहुंचा दी। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लियू रुयान को तब एहसास हुआ कि यह पोज बहुत करीबी था और उसने तुरंत लॉन्ग योटियन से कहा, एयोटियन, जी लिटिंग को तुम्हारी मदद करने दो। लॉन्ग योटियन तुरंत भड़क गया। मैं नहीं चाहता, वह हमेशा मुझे बुली करता है। इससे पहले कि वह बोलना खत्म करता, जी लिटिंग की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह ऐसा होगा। हे भगवान, मुझे बहुत अफसोस है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। पता चला कि लियू रुयान को यह सब सहना आसान था। ठीक है एयोटियन, बस करो। लियू रुयान का लहजा तुरंत ठंडा हो गया। उसका दिल साफ तौर पर जी लिटिंग की तरफ झुक रहा था। जैसे ही जी लिटिंग ने लॉन्ग आउटियन की मदद की, उनके बीच का टेंशन कम भी नहीं हुआ था कि कोई बिना किसी तमीज के अंदर घुस आया। लियू यानरान ने तुरंत मुझे कोने में छिपा हुआ देख लिया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने एक कुर्सी पर लात मारी, खड़ा हुआ और लियू यानरान को दरवाजे पर धक्का देकर बाहर निकल गया। हॉलवे में लियू यानरान पीछे पीछे आया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे उम्मीद थी कि उसे थप्पड़ पड़ेगा। उम्मीद के मुताबिक दर्द नहीं हुआ। जैसे ही उसने आंखें खोली, मेरा थप्पड़ जोर से पड़ा। क्या उसने बचने की हिम्मत की? लियू यानरान ने फिर बचने की हिम्मत नहीं की। उसने फिर से आंखें बंद करने की हिम्मत की।
यहां तक कि अपना चेहरा भी पास लाने की कोशिश की। मैं यह बर्दाश्त नहीं करने वाला था। मैंने अपना हाथ उठाया और उसे फिर से थप्पड़ मारा। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें तुरंत दूसरी क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मुझे दोबारा मत देखना। लियो यानरान ने अपने होंठ भींच लिए, झटका सहते हुए। झांग के सुंदर चेहरे ने दुख से सिर हिलाया, लेकिन मैं हिला नहीं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, गलत नहीं सह सकते तो निकल जाओ। अचानक लियो यानरान की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेचैनी से मुझे पकड़ लिया। उसके होंठ कई बार खुले और बंद हुए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मैं क्लास ट्रांसफर नहीं करूंगा, प्लीज। वह साफ तौर पर घबराया हुआ था, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। मैं बेसब्र हो गया। उसने घबराकर अपना सिर हिलाया। क्या तुम गूंगा हो? मैं जितना ज्यादा परेशान होता गया, वह उतना ही कम बोल पाया। उसके चेहरे पर तुरंत आंसू बहने लगे। मैं बस उसे चुपचाप देखता रहा, न तो जा रहा था और न ही बोल रहा था। काफी देर बाद वह आखिरकार लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। यह देखकर मैं तुरंत समझ गया, वह क्लास ट्रांसफर नहीं करना चाहता था, न ही वह मेरी नजरों से दूर जाना चाहता था। किसी वजह से मेरा गुस्सा शांत हो गया। मैं मानता हूं, मुझे लियो यानरान के साथ सबसे ज्यादा सब्र था, क्योंकि उस समय लियो यानरान की नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। मुझे अपने साथ ऐसे ही किसी की जरूरत थी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। आखिरकार मैं मान गया। मुझ पर इतना जोर मत डालो कि तुम बोल भी ना पाओ। तब से लियो यानरान की नजर रडार जैसी थी। जब भी मैं सामने आती, उसकी नजरें मुझ पर टिक जाती। उसका दिल और आत्मा मुझसे भर जाता। शुक्रवार पलक झपकते ही आ गया। ली फेंक ने होमवर्क दिया, लेकिन अचानक जूमो को बुलाया। तुमने 2 असाइनमेंट क्यों दिए? मैं अपने ख्यालों से बाहर निकली, सामने गई और नोटबुक उठाई। एक स्पेशल स्टूडेंट ने लिखा था, दूसरा मेरी हैंडराइटिंग की कॉपी थी। सिर्फ लियो यानरान ही ऐसा कर सकती थी। होमवर्क देने के बाद ली फेंग ने पूरी क्लास को स्कैन किया और एक और बॉल फेंकी। बम। कल लियो यानरान लियुआन के 2 पर्सन एरिया में एक दावत होस्ट करेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम आकर मजे कर सकोगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरी क्लास में अफरा तफरी मच गई। एक कमीनी लड़की दावत होस्ट कर रही है, इसका क्या मतलब था? सब अच्छी तरह जानते थे। धमाका! लियो यानरान ने टेबल पर जोर से पैर मारा। पूरी क्लास तुरंत चुप हो गई। उसका चेहरा ठंडा था और उसने अपनी पहले वाली चालाकी भी दिखाई। एक कमीनी लड़की के लिए दावत देना आसान नहीं है, मजा खराब मत करो। यह कहकर वह उदास चेहरे के साथ क्लासरूम से बाहर चली गई। उसके पुराने खानदान में उथल पुथल मची हुई थी। सब लोग जाने के बारे में बात करने लगे। तभी मैंने अपना बैग उठाया, पीछे मुड़ा और लियो यानरान को बेचैनी से देखा। क्या हो रहा है? घर जाओ। लियो यानरान ने तुरंत अपने सारे इमोशन छिपाए, मेरा बैग लिया और घर चली गई। लोग वहीं खड़े रहे और चले गए। जूमो जरूर जाएगी। जाओ। क्या तुम जा रही हो? वह पिछली बार लॉन ग्योटियन की वेलकमिंग दावत में भी नहीं गई थी। अगर लियो यानरान इस बार खुद को साबित कर सकती है, तो लियो रोयान का कोई चांस नहीं बचेगा। बस सबको पसंद करने वालों में से उसे एक खास स्टूडेंट पसंद था, जो उसे रोक रहा था। लियो यानरान के लिए यह कैसा तोहफा और क्या है। वह बहुत अलग थलग रहती है और ज्यादा बात नहीं करती, एक गूंगी की तरह। तुम्हें नहीं पता, पिछली बार जब उसने जूमो से बात की थी, तो अब होली पेवेलियन में हर कोई जानता है कि लियो यानरान की नजरें सिर्फ जूमो पर टिकी हैं। शनिवार 2 एलिमेंट्स डिस्ट्रिक्ट के आम लोग दावत का इंतजाम करने में बिजी थे, लेकिन लियो यानरान वहां गहरी नजरों से बैठी थी, जैसे सोच में डूबी हो। सेकंड मिस ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। आम लोगों ने लिस्ट निकाली। उनकी आवाज कांप रही थी। वे इस सेकंड मिस से डरे हुए थे। वह चुप थी। उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था, सबको दूर रखती थी। उसकी आंखें जहरीले सांपों जैसी थीं, ठंडी और डरावनी। उन्होंने उसे खून से लथपथ लौटते हुए देखा था, जैसे कोई भूत नरक से रेंगता हुआ निकल रहा हो। उस शाम अलग अलग पवित्र जगहों से एक के बाद एक मेहमान आए। यानी ने भीड़ में एक छेद किया और तेजी से लियो यानरान के पास गई। शूमो कहाँ है? वह इसे छोड़ेगी नहीं, है ना? लियो यानरान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अभी भी नीचे जमीन पर ठंडी सी टिकी हुई थी। इस बीच मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। शूमो यहां क्यों नहीं है? हाँ, शूमो इसे छोड़ेगा नहीं, है ना? तुम्हें किस बात की चिंता है? सेंट वर्च्यू एकेडमी में हर कोई जानता है कि वे पहले से ही एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हर कोई जानता है कि लियो यानरान शूमो का कुत्ता है। जैसे ही सब लोग बात कर रहे थे, अचानक एक तेज और साफ आवाज आई। कितना मजेदार सीन है! सबने तेजी से मुड़कर देखा तो देखा कि लियो रोयान ने कैजुअल कपड़े पहने थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनके बगल में लॉन्ग योटियन सबको नीचे देख रही थी। जैसे ही वे अंदर आए, पूरा बैंक्वेट हॉल शांत हो गया।
लियू रोयान, जैसे वह होस्टेस हो, जोर से बोली, मेरी बहन, शब्दों पर जोर देते हुए। मेरी बहन लियू यानरान के बैंक्वेट को सपोर्ट करने के लिए आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसे ही ये शब्द निकले, उसने धीरे धीरे पूरे कमरे को देखा। कुछ लोग उसकी नजरों में असहज महसूस कर रहे थे और अपने आप पीछे हट गए। यान ये गुस्से में थी। ये क्या है? चीजों को बर्बाद करने आ रही हो? लेकिन मेन कैरेक्टर लियू यानरान शांत और रिलैक्स्ड रही। उसने बस नीचे देखा और फिर टाइम देखा। वे लगभग आ ही गए हैं। इस बीच काउंसलर के क्वार्टर के एंट्रेंस पर मैं एक गिफ्ट पकड़े हुए था। कैजुअल कपड़े पहने हुए था। मैंने एक टॉप ब्रांड की डिजाइनर शर्ट पहनी थी, जिसके ऊपर के 2 बटन कैजुअली खुले थे, और डीली जीन्स पहनी थी। यह कैजुअल लग रही थी, फिर भी लग्जरी लग रही थी। इतने कैजुअल कपड़े पहनने के बाद भी मेरे घमंडी और अलग थलग व्यवहार ने एंट्रेंस पर मौजूद लोगों को, दूर से ही आम लोग मुझे पहचान गए। मुझे देखते ही वे तुरंत इज्जत से पास आए। मिस्टर जू, प्लीज इस तरफ आइए। पहले से शांत लियू यानरान अचानक उठी और नीचे भागी। उनका रिलैक्सेशन पूरी तरह से चला गया। लेकिन मैंने बस उन्हें कैजुअली देखा, फिर बैठने की जगह ढूंढी। मैं मुड़ा और देखा कि लियू यानरान आ रही हैं। मेरी नजर उनके चेहरे पर पड़ी, फिर मैंने एक आईब्रो उठाई और हाथ बढ़ाकर जोर से उनके माथे पर थपकी दी। लियू यानरान फोर्स से एक कदम पीछे हटी और मैंने कहा, मुझे कम भीड़ वाली जगह पर ले चलो। बैकयार्ड में 2nd फ्लोर पर मैंने टेबल पर एक गिफ्ट फेंका। देखो, तुम्हें पसंद है या नहीं? लियू यानरान ने उसे खोला और ये बस एक आम ब्रेसलेट था। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। मेरी आवाज धीमी थी। मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूं। इसे पहनकर मैं तुम्हारी फिजिकल कंडीशन जान सकती हूं। मुझे तुम्हारी परवाह है। मैंने लियू यानरान के चेहरे को देखा और मुस्कुराई। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो ये रेड लाइट जला देगा। क्या तुम्हें यह पसंद है? लेकिन यह कोई नई कंपनी का प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं था। यह उसे कंट्रोल करने का मेरा पर्सनल टूल था। फिर मैं खड़ी हुई, ब्रेसलेट उठाया, नीचे झुकी, उसका हाथ पकड़ा और एक सिडक्टिव धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम इसे पहनाओगी? लियू यानरान का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। वह अपने दांतों के इतने पास मेरी प्रोफाइल को खालीपन से देख रही थी। यह देखकर कि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी ठंडी उंगलियों से उसकी गर्दन दबाई। ठीक है। ठंडे टच ने लियू यानरान को असलियत में वापस ला दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके कान के लोब उबले हुए झींगे की तरह लाल हो गए। उसने जल्दी से दूसरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाया, लेकिन ब्रेसलेट पहनते ही बीप करने लगा। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हारा हार्ट रेट 180 है। मैंने धीरे से उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। तुम घबराई हुई लग रही हो। चौंक कर लियू यानरान ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। मेरी आंखों में नफरत थी। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? लियू यानरान मुड़ी और भागी। उसके कदम तेज थे, लेकिन मैंने सिर्फ अपने फोन पर नजर डाली। ऐप पर लियू यानरान का हार्ट रेट अभी भी आसमान छू रहा था। इस बीच बाथरूम में लियू यानरान दीवार से टिक गई। ब्रेसलेट बीप करता रहा, यहां तक कि चेतावनी भी दे रहा था। मैं जल्दी ही इस छोटी सी ट्रिक से थक गया, लेकिन जैसे ही मैं लॉबी में लौटा, मैंने एक असली नजारा देखा। जी लिटिंग एक खास सूट पहने हुए थे। उनकी सफेद शर्ट पर रेड वाइन के दाग थे, जबकि लॉन्ग आउटियन वहां मासूमियत से मुझे उकसा रहे थे। मैं ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं देख सकता था। सिर घुमाकर मैंने देखा कि दूसरी मंजिल का कैमरा पूरी तरह से अंधेरा था, उस तरफ जहां लियू यानरान भागा था। मैं वहां गया और स्टडी का एक खुला दरवाजा देखा। उसे धक्का देकर खोलने पर मैंने देखा कि दीवारें किताबों से भरी हुई थीं। फिर मैंने एक व्हाइट बोर्ड देखा जो एनालिसिस से भरा था, जिस पर मेरी समेत सभी की तस्वीरें थीं। मेरे माथे पर एक अजीब सा लाल क्रॉस दिखाई दिया। तभी अचानक लाइट चली गई, दरवाजा जोर से बंद हो गया और अगले ही पल एक डरावनी बुरी आभा मेरी गर्दन पर छा गई। रेत का एक घना बादल मेरी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मेरी पीठ किसी नरम शरीर से टकराई, मारने का इरादा गायब हो गया। मेरे पीछे वाले आदमी ने अपना चाकू भी गिरा दिया। मैंने विरोध करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि मुझे पता था कि वो वही है, लियू यानरान। अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो लाइट जला दो। लाइट जली और सच में लियू यानरान वहीं खड़ा था। मैंने सिर्फ 2 शब्द कहे, इधर आओ। मैंने उसके गीले बाल पकड़े और उसे अपना सिर पीछे झुकाने पर मजबूर किया। अचानक लियू यानरान के पैर लड़खड़ा गए और वह सीधे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। वह मुझे मारना चाहता था। मैं नीचे झुका। मैंने उसके चेहरे पर थपथपाया, लेकिन जब मैंने उससे बोर्ड के बारे में पूछा तो लियू यानरान ने बोलने से मना कर दिया। मैंने मजाक उड़ाया। अचानक तरीका बदलते हुए मेरा लहजा तुरंत नाराज हो गया।
मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। लगता है तुम भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। तुम मुझे यह भी नहीं बताओगे। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, लियू यानरान आखिरकार मान गया। मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन जवाब मिलने के बाद मैंने अगले ही पल उसे धक्का दे दिया। मेरे चेहरे पर सिर्फ एक जीत वाली मुस्कान थी। लियू यानरान तुरंत घबरा गया। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में लटका हुआ था। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत अपना गुस्सा दिखाना छोड़ दिया और सीधे बोर्ड की तरफ इशारा किया। ये लोग कौन हैं? शिशी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स। मेरी आंखें चमक उठी। जिसने बीच में टोका था मर गया। तुमने उसे मार डाला। लियू यानरान ने बिना झिझक सिर हिलाया। और सर्कल का क्या, वो मर रहा है। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, आप इस गांव में कब से हैं? 10 साल। इन 2 शब्दों ने मुझे अचानक गुस्सा दिला दिया। किताब में साफ साफ सिर्फ 3 साल लिखा था, तो ये कोई नाजायज बच्चा नहीं था जिसे उठाया गया था, बल्कि एक बैकअप मोहरा था जिसे लियू कुन ने बचपन से पाला था। इस समय मेरी नजर अपनी फोटो पर पड़ी, जिसमें मैं एक अलग सेक्शन में था। और मेरा क्या, टॉर्चर करके मार डाला गया? लियू यानरान ने अपना सिर हिलाया और भारी आवाज में 2 शब्द बोले, स्पेशल। मैंने फोटो उठाई, उसे पलटा और पीछे शीशे पर एक छोटा सा दिल बना देखा। मैं लगभग हंस ही पड़ा। यह इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है? वे दोनों एक के बाद एक नीचे चले गए और तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन मुझे बोरियत महसूस हुई और मैं पीछे के बगीचे की ओर मुड़ा। जैसे ही मैं बैठा, मैंने एक जोरदार बहस सुनी। लियू यान मुझे पसंद करती है। छोटे भाई, तुम्हें यह पता होना चाहिए। तुम कमीने। लॉन्ग आउटियन छोटी बहन शब्द से पूरी तरह से गुस्सा हो गया और जी लिटिंग से लड़ने लगा, यहां तक कि उस पर झपटने लगा। नतीजतन वे दोनों पूल में गिर गए। अगले ही पल लॉन्ग आउटियन तुरंत मदद के लिए चिल्लाया, जबकि जी लिटिंग खुद तैरकर ऊपर आ गया। तभी लियू रुयान ने सुना। मौके पर दौड़कर वह बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन्ग आउटियन को बचाने के लिए कूद पड़ी, यहां तक कि उसे अपने कोट में लपेट लिया और जी लिटिंग को किनारे पर अकेला छोड़ दिया। वह बिखरी हुई और दुखी थी। तभी एक जवान लड़की आई और उसने अपना कोट जी लिटिंग पर डाल दिया। लियू रुयान तुरंत गुस्से में आ गई और तेजी से मुड़कर अपना सारा गुस्सा लियू यानरान पर निकालने लगी। लियू यानरान, क्या तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही करती हो? जैसे ही लियू रुयान ने बोलना खत्म किया, मैं लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गई। यह इल्जाम बहुत सीधा था। दूसरी ओर वे दोनों तो जैसे चुप थे, एक्सीडेंट का बहाना बनाने की भी जहमत नहीं उठा रहे थे। लेकिन तभी जी लिटिंग का दिमाग तेजी से चला और उसने अचानक अपना ध्यान मेरी ओर लगाया। तुम ही हो तुमने और लियू यानरान ने हमारे खिलाफ साजिश रची। तुमने हमें पानी में धकेल दिया। लॉन्ग आउटियन ने तुरंत बीच में कहा, सिस्टर रुयान, जब हम गिरे थे तो हमने सिर्फ जो मुंह को देखा था। मैं तो जल भी गया था, लेकिन मैं शांत रहा, उठा और एक ठंडी मुस्कान दी। क्योंकि आप सब कह रहे हैं तो मैं फिर से करूंगा। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, मैंने उन दोनों को वापस पुल में लात मारी। फिर मैंने लियू रुयान की तरफ देखा और उसे फिर से लात मारी। तुम भी अंदर जाओ। पूरी जगह चीख पुकार मच गई। लियू यानरान ने बस पूल में मौजूद लोगों को ठंडी नजर से देखा और योंगरेन को ऑर्डर दिया, इन्हें बाहर फेंक दो। योंगरेन हैरान रह गया। यह अच्छा नहीं है ना? लेकिन उसने बात मानते हुए कहा, हाँ मिस, आखिरकार यहां का मालिक लियू यानरान है। कौन जानता था कि लियू यानरान सच में सर्विलांस कैमरे से गिर जाएगी? मेरा गुस्सा तुरंत भड़क गया। मैंने अपना हाथ टेबल पर पटक दिया। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम उनकी बकवास पर यकीन करते हो। लियू यानरान बस शांति से मुझे देखती रही। वे तुम्हें गलत समझेंगे। तो क्या हुआ अगर वे गलत समझ गए? तुम एक अच्छे इंसान होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम बस अपनी अकड़ दिखा रहे हो। यह कहने के बाद मैंने लियू यानरान को अकेला छोड़ दिया, मुड़कर चला गया। चुपचाप अपने कामों पर सोचता रहा। सोमवार को जब मैं स्कूल गया तो मैंने अनजाने में पवेलियन की तरफ देखा, लेकिन वह खाली था। मैंने बेंच से मछली के चारे का डिब्बा उठाया और उसे जोर से पानी में पटक दिया। कार्प मछली तुरंत पेट के बल पलट गई। मर जाओ तुम बेकार चीजों, मैंने कहा। जब मैं क्लासरूम में पहुंचा, यानी उत्सुकता से मैंने पूछा, लियू यानरान कहां है? मर गई। मेरा मूड बहुत खराब था, साफ दिख रहा था। तभी लियू रुयान क्लासरूम में आया और जानबूझकर लियू यानरान की राख मेरी डेस्क पर फेंक दी। लॉन्ग योटियन ने मुझे गर्व से देखा। क्या तुम्हारा पालतू कुत्ता कहां है? मैंने अपने फोन पर नजर डाली। लियू यानरान की लोकेशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थी। मैंने उसकी हरकतों को स्क्रॉल किया, लेकिन उस तस्वीर को देखकर मेरी आंखें बंद हो गईं। कमरे में लियू यानरान कोड़े के निशानों से लथपथ मुझसे चुराए हुए कपड़े पकड़े हुए आराम ढूंढ रही थी। अगले ही पल मेरे ब्रेसलेट की लाल बत्ती जल उठी। मैंने खुद को मजबूर किया कि मैं उठूं और कपड़े पहनूं,
इस परेशानी को सहते हुए 5 मिनट बाद क्लासरूम के पिछले दरवाजे पर लियू यानरान अचानक एक आदमी दिखाई दिया। लियू रुयान तुरंत खड़ी हो गई और मेरा रास्ता रोक लिया। वह मुस्कुराई और बोली, जुमो, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? मैं मान जाऊंगी तो खुद को क्यों गलत समझ रही हो? क्या तुम कोई हॉट चीज हो? मैंने उसे एक तरफ धकेला, लियू रुयान की डेस्क तक गया, उसकी सिगरेट का बट उठाया और लियू रुयान को ठंडी नजरों से देखने लगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे दो बेवकूफ मेरा सामना कर सकते हैं? तुम कोशिश करो, देखो कि क्या वे 2 दिन के लिए एग्जाम भी दे सकते हैं। यह कहकर मैं मुड़ा और चला गया। लियू रुयान तुरंत पीछे पीछे आई। मैंने स्कूल क्लिनिक का दरवाजा लात मारकर खोला। मैंने लियू रुयान को पीछे से बाहर निकाला और स्कूल के डॉक्टर से कहा, उस पर नजर रखना, अगर वह बुखार से बेहोश हो गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पुराने स्कूल के डॉक्टर ने जल्दी से उसका टेम्परेचर लिया और चौंक गए। तेज बुखार, लियू यानरान, क्या तुमने कोई बुखार कम करने वाली दवा ली है? लियू यानरान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी। वह जाने के लिए उठी। मैंने उसे पीछे धकेल दिया। मैंने उसे पकड़ा, उसे घूरा और कहा, क्या तुम मरना चाहती हो? लेकिन लियू यानरान इस बार जाने का पक्का इरादा कर चुकी थी। मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। मैंने दरवाजा बंद किया और उसे घसीटते हुए हॉस्पिटल के बेड पर ले गया। इंजेक्शन? नहीं, लियू यानरान ने पहली बार मना किया। उसकी आवाज अजीब तरह से सख्त थी। तुम कोशिश करोगी? मैंने अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। फिर मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और जोर से कहा, ध्यान से देखो मैं कौन हूं। इंजेक्शन। लियू यानरान ने फिर भी अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें गीली थीं और उसका शरीर कांपने लगा। मैं तुरंत समझ गया कि वह इंजेक्शन से बहुत डरती थी। मैंने एक गहरी सांस ली, आगे बढ़कर लियू यानरान को गले लगाया, उसके हाथ अपनी कमर पर खींचे और धीरे से उसे दिलासा दिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी बात सुनोगी? इस बार तुमने क्यों नहीं सुनी? जैसे ही सुई अंदर गई, लियू यानरान डर के मारे कांपने लगी, मुझसे कसकर लिपट गई। उसका दुखी और बेचारा रूप देखकर मैं नरम पड़े बिना नहीं रह सका और उसके सिर को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। इंजेक्शन के बाद उसके भयानक घावों को देखकर मैंने उससे कपड़े उतारने को कहा और पूछा, पुराने घर में क्या हुआ था? लियू रुयान ने उसे धमकाया। लियू यानरान खाली नजरों से देख रही थी, आंखें नीचे झुकी हुई थीं। आंसू अब भी उसकी पलकों से चिपके हुए थे। मैंने शायद ही कभी कोई सफाई दी हो। मैंने तुम्हें पहले इसलिए मारा था क्योंकि तुम बात नहीं मान रहे थे। यह मेरी गलती नहीं है। लियू यानरान ने खालीपन से सिर हिलाया। क्या तुम्हें इंजेक्शन से बहुत डर लगता है? मैंने फिर पूछा। उसने सिर हिलाया। अब यह खत्म हो गया। क्या तुमने बहुत अच्छा काम नहीं किया? यह सुनकर लियू यानरान की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसकी नजर मेरे चेहरे पर टिक गई। मुझे इनाम चाहिए। कौन सा इनाम? मैंने पूछा। लियू यानरान ने मुझे ध्यान से देखा। नहीं, मतलब और साफ नहीं हो सकता था। मैंने कंधे उचका दिए। मैंने साफ मना कर दिया। क्यों? लियू यानरान ने जोर दिया। मैं हंसे बिना नहीं रह सका, बिना जरा सी झिझक के। अगर तुमने यह सवाल पूछा तो तुम्हें फिर कभी इनाम नहीं मिलेगा। तभी पुराने जमाने का डॉक्टर अपने औजारों के साथ आया। घाव की जांच करने के बाद वह हांफने लगा। यह कांटों से कोड़े मारना है। इसका इलाज मिर्च के पानी और नमक के पानी से भी किया गया है। क्या तुम इसे पानी से धोने वाले हो? क्या दुखद घटना है। घाव का इलाज करने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया और अब इसे खाली करने की जरूरत है। दवा की वजह से लियू यानरान पहले ही सो चुकी थी। मैं उसके पास बैठा अपना फोन देख रहा था। पूरा स्कूल क्लिनिक इतना शांत था कि मेरी मौजूदगी से पिन गिरने की आवाज भी आ सकती थी। दोपहर में पुराने स्कूल के डॉक्टर काम से जाने ही वाले थे कि वह खुद को टोकते हुए बोले, जुमो, पहले जाकर खाना खा लो, मैं यहीं रुककर तुम्हें देखूंगा। तुम बहुत शोर मचाते हो, मैंने बेसब्री से कहा। बूढ़े आदमी, कम बोलो। क्या तुम्हें डर है कि तुम किसी दिन मर जाओगे? मेरे ऐसा कहने के बाद स्कूल डॉक्टर चुप हो गया और चुपचाप चला गया। दुनिया शांत हो गई। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और लियू यानरान का चेहरा देखा। यह चेहरा एक अलग डायमेंशन में खूबसूरत था, वरना मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। मैं बस यही देखना चाहता था कि क्या यह बेरहम विलेन अपने मालिक को पहचान पाएगा। जैसा कि पता चला, वह कुत्ते से भी ज्यादा बात मानने वाला था। तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे गुस्सा आया, लेकिन लियू यानरान तुरंत जाग गई। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे। वह उठी, आईवी निकाला, टेबल पर रखी कैंची उठाई और दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजे पर ली फेंक ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर जाते ही मेरी नजर लियू यानरान की जानलेवा नजरों से मिली। लियू यानरान ने मुझे पहचान लिया।
इधर उधर देखा और महसूस किया कि यह फोर्थ हाई स्कूल नहीं है। वह धीरे से मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें तुरंत साफ हो गईं, जी नमनो खस्सा हो गईं। मैंने तुम्हें आज सुबह नहीं देखा। एक क्लासमेट ने मुझे बताया कि तुम स्कूल क्लिनिक में हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आया था। उस पर नजर रखना, ली फेंक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं घर जा रहा हूं। मैं जाने के लिए उठा और लियू यानारान ने तुरंत अपने कपड़े पहन लिए। मेरे पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे उसे डर हो कि कहीं उसे छोड़ ना दिया जाए। घर वापस आकर मैं रुका। लियू यानारान का हाथ पकड़ा जहां उसे अभी अभी इंजेक्शन लगा था। उससे रिश्ते खून को देखा और उसे जोर से थप्पड़ मारा। तुम बहुत मजबूत हो। मैंने सुई निकाल दी। लियू यानरान ने अपना सिर झुका लिया, मार और डांट सहते हुए। वापस जाओ और डॉक्टर से अपनी जांच करवाओ। जांच करो, मैंने हुक्म दिया। क्या तुम्हें पता है? वो बस मुझे घूरता रहा, न सिर हिलाया और न ही कोई आवाज निकाली। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। मुझे दोबारा मत ढूंढना। लियू यानरान दरवाजा रोकने के लिए आगे बढ़ा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं हंसा और अपना हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छुआ। अचानक लियू यानरान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, यह सोचकर कि उसे फिर से चोट लगने वाली है। मैं हंस पड़ा, यह महसूस करते हुए कि मैं सिर्फ उसे छूना चाहता था। लियू यानरान ने सावधानी से मेरी हथेली अपनी हथेली से रगड़ी। मेरी हथेली के नीचे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। उसका प्यार भरा एक्सप्रेशन देखकर मैं धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुम क्या कर रहे हो? सुनो, तुम क्या कहते हो? लियू यानरान की आंखें सख्त थीं, इस डर से भी कि मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। एक कदम आगे बढ़ा। मैंने अपना हाथ हटा लिया। मेरी आंखें हंसी से भर गईं। तुम हैंडसम हो। क्यों? लियू यानरान ने अचानक कहा। मैंने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। हैंडसम क्या? मैं तुम्हारा भला करने वाला हूं। लियू यानरान ने फिर मुश्किल से दोहराया, भला करने वाला। अगले कुछ दिनों में लियू यानरान यह कहकर गायब हो गया कि वह ठीक हो रहा है और किसी से नहीं मिलेगा। हालांकि मैंने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होमवर्क पर खून लगे क्लासमेट को यूं ही एक थप्पड़ मार दिया। फिर मैं स्कूल में बैठकर ड्रामा होते देख रहा था, अपने दुश्मन को कम आंकते हुए और एक आदमी के लिए पब्लिक का गुस्सा देखते हुए उस चालाक ग्रीन टी वाली कुतिया को बहन जैसा प्यार दिखाते हुए देखना। मुझे यह सब मजेदार लगा। हालांकि जब मैं बहुत बोर हो रहा था तो मैंने आदतन ऐप खोलकर चेक किया। लियू यानरान की लोकेशन देखते हुए अगले ही पल एक साफ एक्सक्लेमेशन मार्क ने मेरी पुतलियां सिकोड़ दी। ये कैसी मुसीबत है? मैं पागलों की तरह 2 डायमेंशनल एरिया की ओर भागा। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मैंने दरवाजा जोर से खटखटाया। लियू यानरान कहां है? मैं घबराए हुए आदमी पर चिल्लाया। मिस बेडरूम में है। वह 2 दिन से बाहर नहीं आई है। मैं ऊपर भागा और बेडरूम का दरवाजा लात मारकर खोला। वहां कोई नहीं था। बाथरूम, वहां भी कोई नहीं था। यह बेवकूफ कहां गया? जब तक मैं बालकनी में भागा और एक ऐसा सीन देखा जिससे मेरा खून जमा गया। लियू यानरान एक छोटा चाकू पकड़े हुए थी और अपने नए बने घाव को एक एक करके काट रही हुई थी। थप्पड़। मैंने चाकू छीना और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। लू दहाड़, क्या तुम पागल हो? तुम क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। लियू यानरान खड़ा हुआ और अचानक मेरी गर्दन पकड़कर मुझे रेलिंग से टकरा दिया। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि उनकी यादें रह गईं। फिर उसका हाथ धीरे धीरे कसता गया। मुझे घुटन महसूस हुई और मैं उसे एक छोटे चाकू से मारने की कोशिश करने लगा। लियू यानरान ने मेरी कलाई पकड़ी, उसे मेरी पीठ के पीछे घुमाया, मेरे हाथ से चाकू गिराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ रखा था। पहली बार मुझे बहुत बेबस महसूस हो रहा था। अचानक मैंने उसे लात मारी, लेकिन उसके पैर ने मेरा रास्ता रोक दिया। लियू यानरान का हाथ कसता रहा। मैंने पीछे हटने की तैयारी की, यह सोचकर कि इस पागल आदमी से गला घोंटकर मरने से तो बेहतर है कि मैं दूसरी मंजिल से गिर जाऊं। तभी रात की हवा चली, जिससे कैमेलिया की जानी पहचानी खुशबू आई। उसका हाथ। मैंने अचानक अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं पीछे हट जाऊंगा। जैसे ही मैं गिरने वाला था, एक मजबूत हाथ ने मेरी कमर पकड़ी और मुझे पीछे खींच लिया। फिर उसने मुझे कसकर पकड़ लिया, अपना चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया और मुझे चूमने लगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे लात मारना चाहता था। मैं पागल हो रहा था। लियू यानरान बहुत गर्म था। उसका टेम्परेचर और दिमाग अजीब था, जैसे कोई पागल कुत्ता हो। उसने मेरी गर्दन पर काटना भी शुरू कर दिया। मुझे कोई दर्द नहीं हुआ क्योंकि मैं गिरने वाला था। उसे थप्पड़ मारने से वह नहीं जागा, इसलिए मुझे कुछ और करना पड़ा। मैं डर गया था। लियू यानरान गिरने वाला था। मैंने उसे धीरे से फुसलाया, कांपने की आवाज निकालने की कोशिश की ताकि उसे बेवकूफ बना सकूं।
लियू यानरान ने मेरी बात सुनकर रुका, फिर मुझे और कसकर गले लगाया और नीचे खींच लिया और दिलासा देते हुए कहा, डरो मत। उसने मुझे ऐसे ही चुपचाप पकड़े रखा और मैं हिला नहीं। मैंने लियू यानरान के गिरे हुए कपड़ों को देखा। वे जाने पहचाने लग रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ वे मेरे अपने कपड़े थे। मैं हंसे बिना नहीं रह सका और लियू यानरान के सिर पर थपथपाया। लियू यानरान, जो मेरे कंधे पर अपना चेहरा रखकर मुझे हिला रहा था, उसने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे होश में आया। उसे एहसास हुआ कि यह शायद एक पल की उलझन से सपना नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी गर्म सांसें महसूस की और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे पीछे लात मारने के लिए आगे बढ़ा। लियू यानरान ने मुझे छोड़ा। मैंने उसे धक्का दिया और फिर थप्पड़ मारा। फिर मैं धीरे धीरे उसके पास गया। क्या मैंने उस पर बहुत ज्यादा मेहरबानी की थी? क्या वो मेरा फायदा उठा रहा था? लियू यानरान ने मेरी तरफ देखा जैसे उसे होश आ गया हो। मेरे थप्पड़ ने उसे हैरान कर दिया था। जब वह मुड़ा तो उसकी आंखें ज्यादा साफ थीं। अंदर जाओ। मैंने उसे अंदर खींच लिया। बाहर आम आदमी अभी भी इंतजार कर रहा था। मैंने डॉक्टर को फोन किया। इस बार लियू यानरान एक अलग इंसान लग रहा था। उसने मना नहीं किया, डॉक्टर को अपनी जांच करने और दवा लगाने दी। डॉक्टर ने सावधानियां बताई और फिर चला गया। कमरे में सिर्फ हम दोनों ही बचे थे। लियू यानरान ने मुझे देखा, जो वहीं हाथ बांधे खड़ी थी। तुमने मेरे ठीक हुए घाव को क्यों काटा? क्या तुम पागल हो गए हो? शांत होने के बाद मुझे लगा कि लियू यानरान एक पागल कुत्ता है, पूरी तरह से अजीब। क्योंकि इसीलिए तुम मुझसे मिलने आए थे। लियू यानरान की बात मानने वाली आंखों ने मेरे सवाल का जवाब दिया। उसका मतलब समझते हुए मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। मेरे होंठों पर अनायास ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर मैं दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। मेरी तस्वीरें हर जगह थीं। मैंने इधर उधर देखा और अलमारी देखी जो मेरी तस्वीरों से भरी थी। उसी पल लियू यानरान तुरंत मुझे रोकने के लिए खड़ी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे पर बटन दबाने की आवाज आई। मैंने जोर से उसका रास्ता रोक लिया। मेरा चेहरा गंभीर था, घबराहट में निगल रहा था। फिर मैंने अपना सिर हिलाया। क्या तुम ये करने वाले हो? मैंने अपना हाथ उठाया, चाकू उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया। लियू यानरान ने चाकू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं एक तरफ युवा हट गया। 2 कदम पीछे हटा और एक भौं उठाकर उसे एक तरफ का हटने का इशारा किया। धमकाते हुए उसने दांत भींचे जैसे टेंशन में हो और 2 कदम आगे बढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसका रिएक्शन देखकर मैंने घमंड से एक भौं उठाई, अपनी पतली गर्दन को झुकाया और चाकू को और अंदर दबा दिया। लियू यानरान चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था, इसलिए जब उसने फिर से हमला करने का सोचा तो मैंने उसे हिलते हुए देखा और अपनी कलाई पर वार कर लिया। उसका रिएक्शन देखना चाहता था। मैंने खून को जमीन पर टपकते देखा, फिर मैंने खून से सना चाकू वापस अपनी गर्दन पर रख लिया। लियू यानरान ने दांत पीसे। उसका चेहरा टेंशन में था, उसका एक्सप्रेशन चिंता से भरा था। मेरे हाथ से खून टपकता देखकर उसकी गुस्से वाली नजर मेरे पीछे आ गई। मैंने उसे एक तरफ हटते देखा, लेकिन वह मुझे ध्यान से घूर रहा था। मैं मुस्कुराई और अलमारी का दरवाजा खोलते हुए पास गई। अंदर मेरी सारी चीजें थीं, खासकर कपड़े। हर चीज ध्यान से सील और संभाल कर रखी हुई थी। तुम्हें मेरे कपड़े कैसे मिले? मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तुमने उन्हें चुराया? पता नहीं क्यों मुझे घिन नहीं आई, मेरा दिल भी जोर से धड़कने लगा। लियू यानरान मेरे हाथ में छोटे चाकू को घूर रही थी। उसका चेहरा सीरियस था। मैंने कंधे उचकाए और चाकू फेंक दिया, फिर हाथ बढ़ाकर चीजों में देखने लगी। यह देखना चाहती थी कि और क्या है। कोई हैरानी नहीं कि मेरे कपड़े हमेशा गायब हो जाते थे। हालांकि मैंने उन्हें दोबारा कभी नहीं पहना, लेकिन मैं हमेशा पहने हुए कपड़ों को पहचान सकती थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा कि पीछे का हिस्सा खाली है। पीछे एक सीक्रेट कमरा था। वह किस लिए था? मैं मुड़कर देखने लगी। वह सोच रहा था कि इसे कैसे खोला जाए, लेकिन तभी लियू यानरान आई। मुझे एक तरफ खींचा, अलमारी का दरवाजा बंद किया और एक फर्स्ट एड किट लेकर बाहर आई। उसने आराम से मेरे घाव पर पट्टी बांधी। तो तुम ये कर सकते हो, हैं? उसने कहा। मुझे लगा तुम सच में बेवकूफ हो। तुम बस मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। तुमने स्कूल के सिस्टम को हैक कर लिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें जो ब्रेसलेट दिया है वह क्या है ना? मैं हंसा। उसने मुझे जो पट्टी दी थी उसे देखकर लियू यानरान खड़ी हो गई। अभी भी चुप थी, लेकिन मैंने जो कहा था उससे उसके कान पहले ही लाल हो चुके थे। तुम कहती हो कि तुम मेरे लिए काफी अच्छी नहीं हो, लेकिन मेरी पीठ पीछे तुमने क्या क्या गंदी हरकतें की हैं। तुम मेरे घर में कैसे घुसी? तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें तो यह भी पता है कि सब कुछ कहां है। मैं खड़ा हुआ और लियू यानरान की ओर चला गया। तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तुम हमेशा कुछ गलत करने की कोशिश करती रहती हो।
उसने मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। इस बार वह साफ तौर पर दोषी महसूस कर रही थी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। मैं लियू के पास खड़ा था, यान रान के सामने खड़ी होकर। उसकी आंखों में साफ मुस्कान थी। वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? वह नाराज नहीं थी। तुम सुंदर हो, उसने जवाब दिया। फिर भी वही जवाब। ऐसा लग रहा था कि लियू यान रान को मेरे लुक्स की सच में तारीफ थी। सच में शुरू से ही उसे लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूं और वह मुझे बहुत चाहती थी। सी गांव में अपने इतने सालों में वह बहुत से लोगों से मिली थी, लेकिन मैं अकेली थी जिसके मन में पहली नजर में ऐसे गंदे ख्याल आए थे। घर वापस आकर मैं बालकनी में खड़ी थी, नीचे की लाइट्स को देख रही थी। लियू यानारान की प्राइवेट जगह जो मेरी चीजों से भरी थी, फिर भी किसी को अंदर आने नहीं दे रही थी, के बारे में सोचकर मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। मैं मानती हूं, मैं खुद भी बिल्कुल नॉर्मल इंसान नहीं हूं। मैंने अपनी उंगली काट ली। मेरे होंठों पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई, बस यह सोचकर कि वह हर रात एक पिल्ले की तरह मेरे कपड़ों से चिपकी रहती है। मुझे एक अजीब सी उत्तेजना हो रही थी। मुझे यह बहुत ज्यादा उत्तेजक लगा। अगले दिन क्लासरूम में मैं बस बैठा ही था, खिड़की से बाहर खाली नजरों से देख रहा था। तभी मैंने अपने बगल में एक आवाज सुनी। लियू यानरान ने मेरे सामने बैठी स्टूडेंट को देखा, उसे वहीं बैठने का इशारा किया। स्टूडेंट ने बिना बुलाए ही बहुत होशियारी से अपना सामान उठाया और चली गई। लियू यानरान ने मेरी तरफ देखा, उसका एक्सप्रेशन शांत था। क्लास में सब लोग यह हंगामा देखकर मेरी तरफ देखने लगे। फिर मैंने देखा कि लियू यानरान ने मेरी डेस्क अपनी डेस्क के पास कर दी। उसका मतलब बहुत साफ था। यान ही खड़ी हो गई, अजीब तरह से गुस्से में मेरे साथ बैठना चाहती थी। तुम मेरे साथ नहीं बैठोगी? उसने कहा। लियू यानरान ने उसे नजरअंदाज किया और मेरी तरफ देखने लगी। मैं बैठा रहा। बिना उठे ही लियू यानरान ने कहा, प्लीज मुझे जवाब दो। यानी तुरंत उठी और उसके पास गई। वह उसके चारों ओर घूमा, गुस्से में उससे सवाल किए और अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे ऐसे घूरा जैसे उसने उसकी भावनाओं से खेला हो। लियू यानरान ने उसे नीचे देखा, उसका सिर दूर किया और शांत से एक शब्द कहा, मैं। यान यी ने खुद को दूर धकेला, मुड़कर मुझे घूरा, बेवजह गुस्से में। मुझे नहीं पता क्यों, उसने सोचा। तुमने उसे कौन सी जादू की दवा दी थी? लियू यानरान ने ठंडे स्वर में कहा। तुम होमवर्क कॉपी कर सकती हो। उसने उसके जादू को बीच में ही रोक दिया। उसे घूरते हुए उसे दफा हो जाने का इशारा किया। उसमें इस बेवकूफ यान यी के लिए इतना सब्र नहीं था। ठीक है, यान यी ने कहा। अचानक हिम्मत हारकर वापस बैठने के लिए चला गया। उसका पहले वाला घमंड पूरी तरह से खत्म हो गया था। लियू यानरान मेरे पास आया, नीचे झुका और मेरी कलाई पकड़ ली। मेरे साथ बैठो। उसकी आंखों में चापलूसी और साफ गुजारिश मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरे होंठों पर मुस्कान थी और उसके गाल पर थपथपाया। यह कैसा एटीट्यूड है? लियू यानरान मेरी कुर्सी पर पीछे झुकी, मेरे चेहरे पर देखा। उसकी नजर मेरे होंठों पर टिकी रही, फिर मेरी आंखों से मिली। उसकी नजर गुस्से वाली थी। प्लीज, उसने धीरे से कहा। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैं मुड़ गया, मेरी आंखें मजे से सिकुड़ गईं। मैं खड़ा हुआ और एक तरफ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद लियू यानरान ने अपनी कुर्सी पास कर ली। ली फेंक अंदर आया, क्लास की तरफ देखा, फिर हम दोनों को देखा। दोनों हाथ क्रॉस करके पीछे झुके हुए थे। लियू यानरान और मेरा साथ में बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, कल दूसरी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की तरह सभी को हिस्सा लेना है। इस सेमेस्टर में पूरे मार्क्स पाने के लिए आपको प्रैक्टिकल क्रेडिट पूरे करने होंगे। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? नीचे खिलखिलाते हुए जवाब थे। हर सेमेस्टर में ऐसा होता है। यह बिल्कुल नॉर्मल है। इस साल पिछले सालों से अलग है। यह लंबा है, 3 हफ्ते, तो तुम्हें क्लास जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर क्लास में सब उत्साहित हो गए, आपस में जश्न मनाने लगे। उनके मन में क्लास न जाने का ख्याल भर गया। मुझे इसके लिए अपने पापा को धन्यवाद देना होगा। यह एक्टिविटी प्रिंसिपल को उनका सुझाव था और इन 3 हफ्तों का सारा खर्च मेरे पापा ने उठाया। इसी समय अचानक बगल से आवाज आई, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? कोई भी इसे खरीद सकता है। लॉन्ग योटियन ने नाक सिकोड़ी, मेरी तरफ आंखें घुमाई और मेरे हाव भाव की नकल करते हुए अपनी बाहें अपनी छाती पर रखकर सबको ऊपर से नीचे तक नफरत से देखा। मैं मुड़ी और उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारी मां का एक मालकिन के तौर पर कामयाबी से आगे बढ़ना घमंड करने लायक बात है। मैंने लियू यानरान की तरफ देखा। अपनी मां को इस बेशर्मी से सीखने दो, ताकि उसे हर दिन ऐसा न कहा जाए। लियू यानरान ने अचानक भाषण दिया। एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सहमति में सिर हिलाया। उस पल मैंने अचानक याद आने का नाटक किया, फिर लॉन्ग आउटियन को देखकर हंसा। मैं भूल गया था, हालात अलग होते हैं।
या अपनी मर्जी से मिस्ट्रेस बनना और मजबूर होना अलग अलग बातें हैं। लॉन गाउटियन ने मुट्ठी भींची और अचानक खड़ी हो गई। दोनों में फर्क था। उसने शुरू में गालियों की बौछार करने का प्लान बनाया था, लेकिन माहौल को देखकर वह मुड़ी और मुस्कुराई और मेरी तरफ एक भौं उठाई। जिसे प्यार नहीं मिलता वही मिस्ट्रेस है, तुम्हारे जैसा नहीं। यंग मास्टर जो, जिसकी मां भी नहीं है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मैंने टेबल के कोने पर लात मारी, खड़ा हुआ, उसके पास गया और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। मैंने उसके बाल पकड़े, उसे टेबल पर पटक दिया और कहा, फिर से कहो, फिर से कहो। क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई। मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने उसे घूरा और अपना हाथ बढ़ाकर उसका माथा पीटने लगा। लियू रोयान ने तुरंत मेरी कलाई पकड़ी और चिल्लाया, शूमो, बस बहुत हो गया, छोड़ो। ली फेंक भी मुझे रोकने के लिए नीचे आया। लियू यानरान मेरे पीछे से आगे बढ़ी। अफरा तफरी मच गई। उन्होंने लियू रोयान का हाथ छुड़ा लिया। शूमो, शांत हो जाओ। ली फेंक उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। किसी को तो पहले ही पीट पीट कर मार डाला गया है, लॉन्गाउटियन चिल्लाया। गाली न देने की तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी बहन की सजा मिलनी चाहिए, जो तुम्हारी जगह जी लिपिंग की मदद कर रही है। यह सुनकर मैं गुस्से से कांप उठा। मेरे दाढ़ भींच गए और पहली बार मुझे पूरी तरह से बेबस महसूस हुआ। लियू रोयान ने लॉन्गाउटियन को पीछे खींच लिया। मुझे वहीं जमी हुई देख रही थी। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। उसने मजाक उड़ाया। मैंने ली फेंक का हाथ झटक दिया। लगता है तुम भी अनाथ होना चाहते हो, यह कहकर मैं बाहर चला गया। लियू यानरान ने लॉन्गाउटियन को गहरी नजर से देखा और मेरे पीछे बाहर आ गई। यह देखकर कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है, यानी जल्दी से मेरे पीछे बाहर आई। उसके साथ मत जाओ, वो बहुत गुस्से में है, तुम्हें फिर से थप्पड़ पड़ेगा। वैसे भी कोई भी याद नहीं रख सकता कि वह क्या कहती है, सिर्फ वह खुद अंदर जा सकती है। यान यी ने मुझे अपने ऑफिस में अंदर आते देखा। हैरानी की बात है, मैंने कुछ भी नहीं तोड़ा। मैं बस घबराई हुई और बेचैनी से फर्श से छत तक की खिड़की के पास खड़ी रही और नीचे खाली नजरों से देखती रही। मेरे हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। मैंने इसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। खुद को शांत करने के लिए अपनी उंगलियों को काटा। मेरी खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। मेरी एक आंख झपकने से साफ आंसू मेरे गालों से बहकर फर्श पर आ गए। मैंने एक गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और स्कूल खत्म होने तक इंतजार किया। जब सूरज लगभग ढल रहा था और स्कूल लगभग खाली था, फिर दरवाजा खोला। मैंने ऊपर देखा और लियू यानरान वहां खड़ी थी। फिर अपनी ठुड्डी उठाई और उसे बुरे शक से घूरा। क्या क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हो? मैंने उसके कंधे पर हाथ मारा। घर आने तक इंतजार करो, मैंने दांत पीसते हुए पूछा। तुम मेरे लिए कौन हो? तुम्हें इतनी गुस्ताखी करने के लिए किसने कहा? मुझे बताओ। मैं उस पर फिर चिल्लाया। अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लियू यानरान ने कुछ नहीं कहा, जैसे वह मेरे इमोशंस को बाहर निकालने का एक जरिया हो, चुपचाप मेरे खत्म होने का इंतजार कर रही हो। लियू यानरान ने अपनी गहरी आंखों से मुझे देखा, फिर धीरे से मेरे आंसू पोंछे। मैंने उसका हाथ झटक दिया, अपना सिर घुमा लिया और खुद को संभाला। उसकी मां आज रात उससे मिलने आएगी। यह खबर सुनकर मैं मुड़ा और लियू यानरान को ध्यान से देखने लगा। मेरी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी, लेकिन मेरे होंठ झुनझुने लगे। कंफर्मेशन मिलने के बाद मैं नीचे चला गया। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन जानलेवा इरादे भरे हुए थे। लियू यानरान मेरे पीछे पीछे आई। सामने वाली छत पर मैं खड़ी हूं, अपने टैबलेट के कैमरे पर चल रहा एक वीडियो देख रही हूं। यह एक मां और बेटी का दिल को छू लेने वाला सीन है, जो बातें कर रही हैं, हंस रही हैं, खाना शेयर कर रही हैं और मेरी सुबह की बातों पर बात कर रही हैं। मैं ध्यान से सुनती हूं। किसी ने कभी मेरे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें नहीं पता, मैं कहती हूं, उसका चेहरा बर्तन के तले जितना काला था। उसे लगता था कि वह बहुत ताकतवर है। उसके पापा ने कुछ सस्ते पैसे डोनेट किए और सबने उसे थैंक यू कहा। आखिर में सबने उसकी बुराई की। मुझे नहीं पता कि वह किस बात का नाटक कर रहा था। उसे सच में लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। गुस्सा मत हो, मैंने कहा। मैं उस छोटे बदमाश को कभी ना कभी सबक सिखा दूंगा। जब तुम्हारे पापा विदेश में सब ठीक कर लेंगे तो मैं उसे सेंट डे भेज दूंगा। मां बहुत बेहतर है, मैंने कहा। उस समय पापा हमेशा बिजी रहते थे और उन्हें पता भी नहीं था कि उनके बेटे को कितनी बुरी तरह परेशान किया जा रहा है, लॉन्गाउटियन ने प्यार से कहा। इसके तुरंत बाद लियू यानरान वापस आ गई। वह पास आई और पानी के किनारे वाले इलाके को देखा। कितनी अफसोस की बात है, उसने कहा। चलो भागते हैं, चूहा। मैं मुस्कुराया, अपनी बाहें खोली और चिल्लाया। तुरंत नीचे चिंगारियां उठीं, फिर आग तेजी से फैल गई, पटाखों की तरह हर जगह बिखर गई।
उसके रास्ते में आने वाली हर चीज में आग लग गई। आग ने उस इलाके को घेर लिया जहां लॉन्ग एवटियन रहता था। लियो यानरान की गहरी आंखों ने मेरी मुस्कान देखी, उनमें थोड़ी सी खुशी थी। उसके बगल में टैबलेट पर बैठे दो लोगों को बिल्कुल पता नहीं था। लियो यानरान बहुत भरोसेमंद थी। अभी भी घना धुआं उठने के बावजूद शुईवान इलाके में अलार्म नहीं बजा था और कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं था। कई ऑफिसर भेजे गए। इस समय तक लॉन्ग आउटियन और उसके बेटे को हालात का पता चल गया था और वे घबरा गए थे। मामूली सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर ले गए, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे, जिससे वे अंदर फंस गए। आग को बढ़ता देख फंसे हुए सभी लोग घबराने लगे। जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, चूहों की तरह बिखर गए। बाहर काले कपड़ों में खड़े लोगों ने देखा कि कई लोग खिड़कियों से बाहर चढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। सिर्फ लॉन्ग आउटियन और उसकी बेटी को बाहर निकाला गया और फिर उन्हें जबरदस्ती वापस अंदर फेंक दिया गया। जो बॉडीगार्ड उन्हें से ले गया था, उसे ट्रैंक्विलाइजर का एक ही इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। यह क्या गया? वह विरोध करने में पूरी तरह लाचार था। लोग बिल्डिंग के अंदर और बाहर से देख रहे थे। आग लगाने वाले ये लोग आग लगाने के बाद भागे नहीं। आग को बढ़ता देख यह साफ था कि वे मां और बेटी को टारगेट कर रहे थे। उनकी घबराई हुई चीखों से आसपास के लोग जागने लगे, लेकिन आसपास के इलाके में सिग्नल ब्लॉक था, इसीलिए पुलिस को बुलाना नामुमकिन था। इस रफ्तार से जल्द ही दूर से सायरन बजने लगे। जब तक वे पहुंचे, सब कुछ जल चुका था। मैं धीरे धीरे लॉन्ग एवटियन के दरवाजे तक गया, आग को देखते हुए। लियो यानरान मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने बिना किसी भाव के आग को देखा। फायर ब्रिगेड आ गई। फायर ब्रिगेड को देखकर आसपास के लोग सुरक्षित महसूस करने लगे। यंग मास्टर जू, आग बहुत बड़ी है, अगर आपको चोट लग गई तो हम बता नहीं पाएंगे। टीम की लीडर ने मेरे पीछे खड़ी लियो यानरान की तरफ देखा। उसने घबराकर गला घोंट दिया। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर नजरअंदाज करते हुए दूसरी तरफ देख लिया। प्रोफेशनल्स ने जल्दी से आग बुझा दी। लॉन्ग एवटियन और उसकी बेटी को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। लॉन्ग एवटियन की मां लॉन्ग एवटियन को बचाते हुए अपने पूरे शरीर पर बहुत ज्यादा जल गई थी। मैं उन्हें देखने गया। यह सब लियो यानरान के लोगों ने ही किया था। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कोई मुझे बचाने की हिम्मत नहीं करेगा। मां बेटे का इतना गहरा प्यार। तो क्या हुआ अगर मेरी मां नहीं है? तो क्या हुआ अगर मैं अनाथ हूं लेकिन मेरे पास पैसे हैं? मैंने लॉन्ग आउटियन की तरफ देखा, फिर मैं नीचे बैठ गया, अपनी आवाज धीमी करते हुए, क्या तुम्हें यह पसंद आया? इतने सुंदर पटाखे, खास तौर पर तुम्हारे और तुम्हारी प्यारी मां के लिए। तुम्हें इस तरह से परेशान किया गया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे बदबूदार पापा को बुलाऊं? बोलते हुए मैं हंसा। मेरे बगल में किसी ने मुझे मेरा फोन दिया। मैंने इसे लॉन्ग आउटियन को भी दिखाया। कॉल कनेक्ट होने के बाद मैंने सोच समझकर उसे उसके कान के पास रख दिया। क्या यही है? लॉन्ग आउटियन हिल नहीं सका, बस मुझे गुस्से से घूर रहा था। वह चुप था। लियो यानरान की बातों से उसका गला रुंध गया था। बोल नहीं सकता तो मुझे अपनी तरफ से बोलने दो। मैंने फोन अपने कान के पास रखा, बेचैन और परेशान। अंकल लॉन्ग, यह आउटियन का दोस्त जो मो बोल रहा है। आउटियन के घर में आग लगी है, मुझे नहीं पता क्यों। प्लीज जल्दी आओ। लॉन्ग आउटियन के पिता ने दूसरी तरफ से कुछ कहा। लॉन्ग आउटियन वहीं पड़ा हुआ छटपटा रहा था, बुरी तरह चिल्ला रहा था। काश वह मुझे अभी मार सकता। ठीक है, मैं समझ गया। फोन रखने के बाद मैं खड़ा हुआ। अगर वह मरा नहीं है तो उसे देखो। तुम्हें मुझे एक बैनर देना होगा, ठीक है? मैं तुम्हारा बचाने वाला हूं। मैं मुस्कुराया। मेरा सुंदर चेहरा मासूमियत से मुस्कुराया, फिर भी यह शैतान की मुस्कान जैसा लग रहा था। मैं वहां गया, पास में इंतजार कर रहे मेडिकल स्टाफ पर नजर डाली और फिर वहां गया। लियो रुयान ने मेरे लौटने के बारे में सुनकर मुझे बाहर आते देखा। लियो रुयान परछाई में खड़ा ऊपर देखा। शुईवान डिस्ट्रिक्ट में आग लगने से बहुत हंगामा हुआ था। लॉन्ग परिवार, मां और बेटा दोनों हॉस्पिटल में थे। अगले दिन यह हेडलाइन बन गया। पुलिस जांच में गैसोलीन के निशान मिले जो आगजनी का इशारा थे। उस रात शुईवान डिस्ट्रिक्ट का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर दिया गया था, जिससे पहले से प्लान किया गया मर्डर लग रहा था। सेल टावर भी तबाह हो गया था। एक अंदाजा है कि यह लॉन्ग परिवार का दुश्मन है। लोगों की राय जानबूझकर लॉन्ग परिवार की मालकिन के कब्जे में लेने के मुद्दे की तरफ मोड़ दी गई थी। यह पहले एक बड़ा स्कैंडल था, लेकिन हाल के सालों में इसकी रेप्यूटेशन बेहतर हुई थी। जैसे ही ऊपर के लोगों ने मां और बेटे को अपनाना शुरू किया, उनकी रेप्यूटेशन फिर से पलट गई। हाल की घटनाओं की बाढ़ से यह शक करना मुश्किल हो जाता है कि असली पत्नी के बच्चे ही इस खुलासे के पीछे थे। अपनी स्टडी में बैठी लियो यानरान ने बहुत सारी ऑनलाइन रिपोर्ट्स देखी। एक के बाद एक स्कैंडल मां और बेटे की करतूतों को सामने ला रहे थे। लॉन्ग एवटियन ने अपने पुराने स्कूल में हैंडसम होनहार स्टूडेंट्स को धमकाया था,
यह पूरी तरह से सामने आ गया था। उसकी मां का पावर में आना और भी आसान था। कैसे उसने सोशल सीढ़ी चढ़ी और असली पत्नी की हत्या की, बस यही हंगामा मचाने के लिए काफी मी था। ऑनलाइन लोगों की राय जिस तरह से बनी थी वह ठीक इसलिए थी क्योंकि लियू यानरान लोगों की राय की दिशा को कंट्रोल कर रही थी। लॉन्ग परिवार में अफरा तफरी मची हुई है। असली पत्नी के बच्चे उन पर लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। जब तक लॉन्ग परिवार का मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहेगा, अगर वह और उसकी पत्नी मजाक का पात्र बनते रहेंगे तो गालियों की बौछार होती रहेगी। लॉन्ग ग्रुप, जो पहले से ही पब्लिक ओपिनियन से प्रभावित है, ने स्टॉक मार्केट को स्थिर करने के लिए पहले ही पब्लिक रिलेशन की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अगले दिन क्लास का हर स्टूडेंट इस मामले पर चर्चा कर रहा था। वाह, पता चला कि उसने सत्ता पाने के लिए मर्डर किए थे। लॉन्ग एओटियन के पिता ने तो अपनी मिस्ट्रेस को असली पत्नी को मारने में भी मदद की थी। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने असली पत्नी के एसेट्स पर कब्जा कर लिया। असली पत्नी सच में बहुत बुरी है। उसके मरने के बाद उसके दोनों बच्चों को उसकी विरासत का एक पैसा भी नहीं मिला। वह सब उस घटिया जोड़े ने हड़प लिया। क्या तुमने ऑनलाइन वीडियो देखा? यह घिनौना है। असली पत्नी ने सत्ता में वापस आने तक उसका साथ दिया और अब उसे जरा भी शर्म नहीं है। वे लगातार बातें कर रहे थे, बात करना बंद नहीं कर पा रहे थे। यान ई ने चुपचाप अपना सिर घुमाया और उन दो पागलों की तरफ देखा जो फ्लर्ट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उसके शामिल होने का कोई अंदाजा नहीं था। जरूर वे ही इस सब के पीछे होंगे। उसने अब पूछने की हिम्मत भी नहीं की। डर था, अब उसकी बारी है। लियू यानरान ने मेरे पैर को अपने पैर पर लिपटा हुआ देखा। अपनी ओर नजर महसूस करते हुए उसने ऊपर देखा और शेनयुआन शहर के माओजी और यान ई की नजरों से मिला। मैंने लियू यानरान की नजरों का पीछा किया और यान ई को देखा। मैंने एक भौं उठाई। यान ई के बाल खड़े हो गए और उसने एक सख्त मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बार पहले ही मर चुका हो। हालांकि यह हो चुका था, लेकिन काम जारी रखना था। ली फेंग ने क्लास मॉनिटर से कहा कि लोगों को नीचे जाने के लिए अरेंज करे। शूमो और लियू रुयान आए। क्या हाल है? मैंने जवाब दिया। आज मेरा मूड अच्छा है, चलो अकेले में बात करते हैं। लियू रुयान के बोलने के बाद मैंने लियू यान की तरफ देखा। फिर उसने मुझे ध्यान से देखा। यह सब मेरा किया कराया था। जरा सोचो, जो भी हुआ और जो कुछ भी हुआ, यह सब मैंने ही किया था। मैंने साफ साफ सब मान लिया। यह सुनकर उसने मुंह बनाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। मेरा यह मतलब नहीं था। तुम हो या नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो तुम में हिम्मत है। यह ज्यादा देर तक नहीं चला। जैसे ही वे प्राइवेट जेट में चढ़े, वे पहले से ही इस बात पर बात कर रहे थे कि कहां जाना है। इन बातों की किसे परवाह थी? क्योंकि मेरे पिता शू सोंग ने इसे पूरी तरह से फंड किया था, इसलिए मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत साफ था। लेकिन दूसरों के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं हुआ। स्टाफ ने देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, फिर आगे बढ़ा और उसे अपने प्राइवेट रेस्ट रूम में ले गया। लियू यानरान मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। ग्रुप को लीड कर रही शू किंग ने मेरी तरफ देखा और भौहें चढ़ाई। उसका लहजा बहुत अजीब था। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? आवाज सुनकर मैं मुड़ा और देखा कि लियू यानरान रुक गई और मेरी तरफ देख रही है, जैसे मेरे इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रही हो। मैं वहीं खड़ा रहा, शू किंग को देखा, फिर एक तरफ हटकर लियू यानरान को अंदर आने का इशारा किया। फिर मैंने कहा, बिना परमिशन के किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। मैंने क्लोज बटन दबाया। अंदर जाने के बाद मैं नहाने और सोने की तैयारी करने लगा। लियू यानरान, जो बैठने ही वाली थी, मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हें आराम करने के लिए अंदर लाई हूं, आओ और मेरी सेवा करो। लियू यानरान, वह हंसी, लेकिन बात मानते हुए मेरे पीछे पीछे चली गई। मैं अंदर गया, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारी और एक तरफ फेंक दी। उसे हंसते देखकर मैं दुखी होकर भौहें चढ़ाने लगा। मेरी पतली भौहें तन गई। बाहर निकलो। लियू यानरान ने मेरी तरफ देखा, पानी लेने गई और अपना सामान तैयार किया। मैं पहले से ही बिना शर्ट के था। मैं लगभग 1.8 मीटर लंबा हूं, लियू यानरान से बहुत लंबा। मेरी स्किन गोरी और मुलायम है, अंदर से चार्म बिखेरती है। मुझे अपने चेहरे और फिगर पर काफी कॉन्फिडेंस है और मुझे कॉन्फिडेंट होने का हक भी है। जब मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो मैंने पाया कि वह अपनी नजरें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह कुछ ढूंढ रही थी। मेरे ख्याल आने लगे, ध्यान भटक गया। इसमें क्या मजा है? मैंने अपना हाथ उठाया और कपड़े उसके चेहरे पर फेंक दिए। फिर मैं अंदर गया। उसने पैंट पकड़ी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने बिना किसी शक के पैंट एक तरफ रख दी। फिर वो मेरे पास आई। हालांकि लियू यानरान को इस प्रोसेस के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसका चेहरा पक्का अट्रैक्टिव था। मैंने देखा कि वह इतनी नर्वस हो गई कि उसके हाथ कांपने लगे। उसकी कलाई पर बंधी घड़ी अलार्म की तरह बीप करती रही। उसके कान लाल हो गए
उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं और वह मुझसे आंखें मिलाने में बहुत शर्मा रही थी। लियू यानरान की हरकतें बहुत अजीब थीं, खासकर जब वह मुझे लोशन लगा रही थी। उसकी मुलायम हथेलियां मेरी सख्त स्किन से रगड़ खा रही थीं और मुझे लगा जैसे मैं पागल हो रहा हूं। कई बार वह भागना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ रखा था, उसे हिलने से रोक रहा था। यह प्रोसेस लियू यानरान के लिए बहुत दर्दनाक था। आखिरकार यह खत्म हो गया। लियू यानरान ने मेरे बाल सुखाने में भी मेरी मदद की। मेरे आसपास की अच्छी खुशबू से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। वह मेरी खुशबू सूंघने के लिए झुकने से खुद को रोक नहीं पाई। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, उसने मुझे ध्यान से देखते हुए कहा। इधर आओ। उसे ऐसे देखकर मैं मुस्कुराया और खड़ा हो गया। क्या दर्द हो रहा है? लियू यानरान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी नजर मेरी कलाई पर गई और मेरी अच्छी तरह से उभरी हुई उंगलियों पर पड़ी। फिर मैंने उसके गाल पर चुटकी काटी, अपने पास रखी रेड वाइन उठाई और उसके गले में डाल दी। लियू यानरान अचानक हैरान होकर कुछ देर के लिए हैरान रह गई। गोली लगने के बाद वह जोर से खांसने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें रेड वाइन से गीली थीं, जिससे लियू यानरान बेचारी लग रही थी। क्या तुम्हें यह पसंद है? मैंने अपना सिर झुकाया और उसे देखने के लिए उसके करीब गया। उसे गौर से घूर रहा था। लियू यानरान थोड़ी परेशान लग रही थी, इधर उधर भटक रही थी, जब तक कि वह एंट्री गेट से गुजरी और मुझे बिस्तर पर लेटा हुआ नहीं देखा। वह वहीं खड़ी मुझे देख रही थी और धीरे से बोली, मैं साफन हूं। वह एक पपी की तरह लेटी रही, मुझे घूरती रही। जब मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसने धीरे से मेरा हाथ छुआ। वह पूरी तरह से मुझ पर फिदा थी, जैसे उसे लत लग गई हो। उसका दिल और आंखें मुझसे भर गई थीं। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह ऐसी कैसे हो गई थी।